कि कौन कौन से ठीक है कि कौन कौन से चेंजेस हमारे हुए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अपने पास में अगर आपके पास हो तो एक तो CGST एक्ट जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको कोई भी चीज बताऊं तो आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और एक अपना कॉपी पेन जरूर रख के बैठिएगा, जिससे कि कुछ चीजों को आप बाद में, सेशन खत्म होने के बाद में चीजों को समझ सके और सोच सके कि हाँ ये चीजें हो कैसे रही है। तो सबसे पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा एक चेंजेस है सेक्शन 50 में। अब ये जो सेक्शन 50 का चेंजेस है, इसमें अभी तक ना बहुत सारी कंफ्यूजन है इंटरेस्ट को लेकर, और अभी पोर्टल पर भी इंटरेस्ट का ऑप्शन आ गया है, तो उसके बाद कंफ्यूजन और ज्यादा आ गई है। तो मैं स्टार्ट करूंगा पोर्टल के प्रैक्टिकल से, ठीक है। लेकिन पोर्टल का प्रैक्टिकल करने से पहले, ठीक है ना, हमारे को थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल जिन चीजों को कर रहा है वो एज पर लॉ होती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो एज पर लॉ नहीं होती। तो हमारे को करना क्या है, पहले हमें समझना है कि लॉ क्या कह रहा है, फिर हमें समझना है कि पोर्टल क्या कह रहा है, हम उस हिसाब से चीजों को करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 50 की चेंजेस से। ये स्क्रीन सही तरह से शेयर नहीं हो रही सर, मतलब सही तरह से नहीं आ रही। ये यहाँ पर आ रही होगी, अभी मैं उस पे, है ना। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, परफेक्ट सर। सर फिर आप सर फिर हिल गई सर, फिर हिल गई। नहीं वो मैं, मुझे क्या है ना, लिखने के लिए कुछ चाहिए तो मैं ब्लैंक अच्छा पेपर ठीक ले है रहा सर, हूँ। ठीक है ओके ठीक सर है, जी, ओके सर, ओके सर। तो ये जो सेक्शन 50 है, इसके अंदर जो प्रोविजो आया, इस प्रोविजो के अंदर बड़ी दिक्कत है लोगों को। इस प्रोविजो का मीनिंग ही लोगों को क्लियर नहीं हुआ अभी तक। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल से लेकर चलता हूँ और फिर आपसे प्रोविजो पे बात करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में जीएसटी पोर्टल ने एक ऑप्शन दिया है कि जब आप 3B फाइल करते हो, तो 3B फाइल करते हुए आपको क्या करना है। लेट सपोज आप दिसंबर की 3B फाइल कर रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा कि दिसंबर की हम 3B फाइल कर रहे हैं 2021 की। तो पोर्टल में से पूछता है कि दिसंबर की 3B जो आपने फाइल करी, ठीक है ना, जो आप फाइल कर रहे हो इस मंथ में, उसमें आपने टर्नओवर दिखाई है 4 लाख रुपए, और इस पर IGST जो दिखाया है, ठीक है ना, लेट सपोज 5% से 20,000 रुपए आपने दिखाया। पोर्टल ये कहता है कि हम तो वैसे मानकर चल रहे हैं कि ये जो आपकी सेल है ये दिसंबर महीने की ही है, ठीक है ना, या अक्टूबर टू दिसंबर महीने की है, जो भी आपका केस है, मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी आपका केस है, हम मानकर चल रहे हैं ये सेल आपकी इसी महीने की है, तो हमें आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर ये वाली जो मैं सेल है, अभी मैं मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, कि ये वाली जो मेरी सेल है ये दिसंबर की नहीं है, इस 4 लाख में, इस 4 लाख में 2 लाख रुपए की सेल मेरी दिसंबर महीने की है, ठीक है ना, और 1 लाख रुपए की मेरी सेल, ठीक है ना, अप्रैल की है, ठीक है, अप्रैल 2021 की। और मैं एक बात कर रहा हूं कि मई की 1 लाख रुपए की है। अब यहां पर क्वेश्चन ही आता है, मैं इसमें 2 केस बनाऊंगा, आपको केस समझिएगा, नोट करते रहिएगा इस केस को, बड़ा मजा आएगा इस वाले केस में। अब अप्रैल 2021 की जो सेल है वो मैं दिखा रहा हूं दिसंबर महीने की रिटर्न में, ठीक है ना जी, किसके साथ, दिसंबर की सेल के साथ। अब अप्रैल महीने में मेरे पास केस क्या है, ये सर छूटी क्यों, अप्रैल महीने की मैं रिटर्न तो फाइल कर चुका, मैंने अप्रैल महीने की रिटर्न फाइल कर दी, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि भाई मैंने 3B में कुछ सेल नहीं दिखाई, तो 3B में मेरी जो सेल 1 लाख रुपए की मिस हो गई थी, और उस पर मेरा 5,000 रुपए का GST था जो मुझे देना था। लेकिन अप्रैल महीने के अंदर मेरे पास ITC था, मेरी सेल छूटी थी, लेकिन मेरे पास ITC भरपूर था मेरे क्रेडिट लेजर में। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अप्रैल महीने की जो सेल जो मैंने दिसंबर महीने में दिखाई, क्योंकि अप्रैल में मेरी छूट गई थी, और अप्रैल महीने में मेरे पास क्रेडिट लेजर में मेरे पास ITC भी था, अब मैं उस सेल को दिसंबर में दिखा रहा हूं, तो क्या मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएं।
क्या इस वाली सेल पर जो मैं आपकी अप्रैल की सेल दिसंबर में दिखा रहा हूं और अप्रैल में मेरे पास आईटीसी था पूरा, क्या उस पर मुझे इंटरेस्ट लगेगा? ईशु अग्रवाल जी कहते हैं कि इंटरेस्ट लेविएबल। बाकी कोई और? बाकी कोई और? देखिए थोड़ा सा आपको ना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, चीजें तभी समझ आएंगी। मैं लो आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं कि सिचुएशन क्या है। सिर्फ ईशु जी कहते हैं कि इंटरेस्ट लगेगा, बाकी और कोई क्या कहते हैं? इंटरेस्ट इज लेविएबल ऑन नेट बेसिस। सर मैं, गरिमा अग्रवाल जी, मैं नेट बेसिस अभी ग्रोस बेसिस की बात नहीं कर रहा, मैं कोई टेक्निकल टर्म पे नहीं आ रहा। मैं तो सिंपल आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने दिसंबर महीने के अंदर जो मैंने 4 लाख रुपए की, ठीक है, अपनी सेल दिखाई जिस पर 20,000 आईजीएसटी दिखाया, ठीक है ना, और इस 20,000 में से लेट सपोज मैं सारे का सारा जो अपना आईटी ये टैक्स की लायबिलिटी है, मैं लेट सपोज अभी ले लेता हूं कि मैंने कैश में पे कर दिया, ठीक है, मैं अभी मानकर चल रहा हूं मैंने कैश में पे कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक लायबिलिटी 1 लाख रुपए के ऊपर अप्रैल महीने की है, क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा? बताएं मुझे एक बार, बाकी लोग बताएं, क्या इंटरेस्ट लगेगा? गरिमा जी कहती है इंटरेस्ट नहीं लगेगा। गरिमा जी इसका रीजन बता सकते हैं आप क्यों कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा? बाकी कोई मेंबर बताना चाहे? बाकी कोई मेंबर बताना चाहे तो बताएं। चलिए मैं आपको एक दूसरा केस दे रहा हूं, अभी इसका आंसर बताता हूं। 1 लाख रुपए की सेल मेरी मई की भी थी, बिकॉज एट द टाइम वी हैव इनपुट क्रेडिट इन एक्सेस। अच्छा, गरिमा जी ने कहा कि मेरे पास आईटीसी था तो इस वजह से इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी बीच मैं मई की बात करता हूं कि 1 लाख रुपए की सेल मेरी मई की थी जिस पर 5,000 रुपए का जीएसटी था और मैं बताना भूल गया, और मेरे पास कोई आईटीसी नहीं था, मेरे पास कोई आईटीसी नहीं था उस टाइम भी मुझे कैश में पे करना था, लेकिन ये मैंने कैश में पे करा कब? दिसंबर में। अब इस वाले केस में इंटरेस्ट लगेगा क्या? मई वाले में इंटरेस्ट लगेगा? यस, यस, 2 ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग भी बताएं। यहां पर आप लोग कह रहे हो, नीरज कुमार जी कह रहे हैं यस यस यस। अब देखो आसान क्वेश्चन आया तो 4 लोगों का आंसर आ गया। जब मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल बनाया है, ठीक है ना, अप्रैल के लिए क्वेश्चन पूछा है, तब जवाब नहीं आ रहा। इंटरेस्ट लेविएबल आफ्टर आईटीसी इज एग्जॉस्टेड, ठीक है सर, यहां पर मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है कि यस और नो में आंसर है कि अप्रैल में इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। इंटरेस्ट इज लेविएबल एट statutory no discharge and tax money was used in the business only issue। तो अब यहाँ पर इसमें नट सेल में मैं आपको आंसर देता हूं और फिर आपको लो पढ़ाता हूं कि लो में क्या लिखा है, या पहले लो पढ़ लीजिए। यहाँ पर लो में क्या लिखा हुआ है, इसका प्रोविजो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, रीड कर बता रहा हूँ। प्रोविजो, प्रोविजो कहता है डेट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल। अब इस चीज को समझिएगा कि जब तक ये प्रोविजो नहीं आया था, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 क्या कहता था कि भाई हम तो इंटरेस्ट आपसे लेंगे, ठीक है ना, लेकिन सेक्शन 50 का जब प्रोविजो आया उसने क्या बोला कि भाई अगर आप, इस प्रोविजो को समझिएगा, प्रोविजो क्या कहता है, अगर आप अप्रैल महीने की लायबिलिटी, अगर आप अप्रैल महीने की लायबिलिटी, आपको अप्रैल की रिटर्न फाइल करनी थी कब? 20 मई को। अगर आप अप्रैल की रिटर्न 20 मई को फाइल नहीं कर रहे हो, 20 मई की जगह लेट सपोज 20 अगस्त को फाइल कर रहे हो, तो इस वाले केस में, ठीक है ना, आपने अप्रैल की लायबिलिटी अप्रैल की रिटर्न में ही दिखाई, लेकिन वो रिटर्न लेट फाइल कर दी, तो हम क्या करेंगे, हम आपसे इंटरेस्ट तभी लेंगे जब आप हमें कैश में पे कर रहे हैं, अदरवाइज हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मतलब नेट लायबिलिटी पे लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या केस क्या बोला, केस सिंपल बोला कि जब आप अप्रैल की लायबिलिटी, ठीक है ना, अप्रैल की रिटर्न में ही दिखाओगे, चाहे रिटर्न जब मर्जी फाइल करो, तब हम आपसे इंटरेस्ट जो है नेट पर लेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको 2 केस दिए हैं कि अप्रैल की लायबिलिटी और मई की लायबिलिटी को दिसंबर की रिटर्न में दिखाया गया है,
किसकी रिटर्न में दिखाया गया, यहाँ पर दिसंबर की रिटर्न में दिखाया गया है। तो जब हम लो को पढ़ते हैं तो मेरा मानना ऐसा है कि इन दोनों ही केसेस में आपको इंटरेस्ट लगेगा और यही पोर्टल कर रहा है। अगर आप पोर्टल में दिसंबर की किसी ने रिटर्न फाइल करी है तो वो अगर दिसंबर की रिटर्न फाइल करता है और वो कहता है कि मेरी ये लायबिलिटी अप्रैल से रिलेटेड है, मेरी ये लायबिलिटी मई से रिलेटेड है, तो वो क्या करते हैं, वो ये चेक नहीं करते कि वो आपने कैसे पे करी कैसे नहीं पे करी, उस पर ये इंटरेस्ट लगा देते हैं। वो अप्रैल और मई का क्रेडिट लेजर आपका जाकर चेक नहीं करेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, लॉ के हिसाब से चलना है। लॉ क्या कहता है मैं दोबारा पढ़कर बता रहा हूं, प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। अगर आपने कोई सप्लाई किसी टैक्स पीरियड में दी है एंड डिक्लेयर इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड, और आपने डिक्लेयर भी उसी पीरियड में करी है, ठीक है ना, तो उस वाले केस में हम आपसे नेट लायबिलिटी पर, ठीक है ना, नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट लेंगे। बाकी कोई भी केस होगा तो हम ग्रोस पर लेंगे। तो आपको पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि भाई लॉ में क्या लिखा हुआ है, फिर हमें चेक करना है कि पोर्टल उसे कैसे लेता है। तो अब आपको ये वाला केस क्लियर हो गया होगा। आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप यहां तक मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं, जिससे कि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। पहली ये कंफ्यूजन बहुत है कि पोर्टल गलत कैलकुलेशन कर रहा है। इस वाले केस में पोर्टल गलत कैलकुलेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि कई लोगों को आज भी कंफ्यूजन है कि अगर मेरे अप्रैल में आईटीसी है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने, ठीक है ना, अगर आपने ये बताया कि दिसंबर में मेरी लायबिलिटी है, ठीक है ना, आपने बताया मेरी ये दिसंबर में लायबिलिटी है लेकिन ये प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आप बात समझ लो, ठीक है। पहली क्लियरिटी क्लियर हो गई ये चीज आपको, बोलिए यहां तक ये क्लियर हो गया। हाँ, बाकी लोग बताएं, बाकी लोग भी बताएं प्लीज, बाकी लोग भी बताएं कि क्लियर है क्या चीजें। ठीक है, गणेश जी कहते हैं हाँ सर ये भी क्लियर है हमारे को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और पॉइंट की। अभी क्या हो रहा है, पोर्टल पर एक ऑप्शन आ रहा है, पोर्टल पर ये ऑप्शन आ रहा है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी है, ठीक है ना, अगर आपकी कोई लायबिलिटी है प्रीवियस पीरियड की, तो आप हमें वो प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी बता दें। मैं इंटरेस्ट से इसे कनेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं ये बताने जा रहा हूं कि भाई ये वाली जो मेरी करंट की जो 4 लाख रुपए की सेल है दिसंबर 21 की, इसमें कुछ सेल प्रीवियस की है, तो पोर्टल आपसे ऑप्शन पूछता है कि भाई आप बताओ ये कब के महीने की है, अप्रैल 2021 की है, मई 2021 की है, ये कब के पीरियड की सेल है। तो जब आप वहां पर उसे ड्रॉप डाउन करोगे तो वहां पर जुलाई 2017 का भी ऑप्शन आ रहा है, अगस्त 18 का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि लेट सपोज मेरी कोई लायबिलिटी मार्च 2018 की है, कोई एक सेल का बिल है मार्च 2018 का है। अब मार्च 2018 का वो बिल है, उस पर मैं टैक्स पे करना भूल गया। अब मैं अपनी दिसंबर 2021 की रिटर्न फाइल कर रहा हूं, उसमें मैंने टर्नओवर दिखाई और टर्नओवर में मैंने 4 लाख रुपए की दिखा दी टर्नओवर, और जो मार्च का बिल था लेट सपोज 1.5 लाख रुपए का, वो भी मैं इसके अंदर शो कर रहा हूं। तो क्या मैं ये बिल शो कर सकता हूं ऐसे? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ईशु अग्रवाल जी कहते हैं नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते ईशु जी? क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकता है? कौन मना करता है? गरिमा जी भी मना कर रहे हैं। अरे ये तो बताओ, फाइल DRC 03 फॉर डेट लायबिलिटी। इशू जी आप कह रहे हो DRC 03 से पे कर दो, लेकिन पोर्टल मुझे यहां पर कह रहा है कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी है प्रीवियस पीरियड की, तो आप वहां पर प्रीवियस पीरियड सिलेक्ट करके हमें बता दो। इट इज ए पार्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं।
आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 39 सब सेक्शन 9। सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 क्या कहता है, कभी आप इसे रीड कीजिएगा। ये क्या कहता है कि भाई अगर आपको कोई भी चीज करेक्शन करनी है, आप नेक्स्ट ईयर तक कर लो, सितंबर तक, तो यहां पर आप जो भी लायबिलिटी दिखा सकते हैं दिसंबर की रिटर्न में, तो वो तो इसी ईयर की दिखा सकते हैं ना। तो पोर्टल ये अगर ड्रॉप डाउन में जाकर आपको प्रीवियस मंथ की सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ये गलत है या सही है, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। पोर्टल जो ये ऑप्शन दे रहा है पुराने मंथ्स को सिलेक्ट करने का, क्या ये गलत है या सही है? बताएं जी मुझे चैट बॉक्स में लिखकर। रॉन्ग। गरिमा जी कहते रॉन्ग। इट इज रॉन्ग, मे बी इट विल बी रेक्टिफाइड बाय द पोर्टल इन फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा आपने यशु जी। तो यहां पर पोर्टल को देखकर अपने कंसेप्ट आपको नहीं बनाने कि पोर्टल ऐसा कर रहा है तो हमारे कंसेप्ट भी ऐसे ही हो जाएंगे। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमारे को लो को पढ़ना है और देखना है कि पोर्टल कहां पर लो के साथ है और कहां पर अलग है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यहां तक ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट को लेकर ये 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो आपको ये चीज यहाँ पर समझनी है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास कौन कौन से चेंजेस हैं, कि कौन कौन से चेंजेस जो जनवरी के अंदर, ठीक है, हम ये कहते हुए हैं या जो हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको रिसेंट से बता देता हूं। हालांकि काफी लोगों ने नोटिफिकेशंस वगैरह पढ़ ली होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ। जो जो चेंजेस बड़े बड़े हैं, जो जो हमारे काम के हैं, वो भी बता देता हूँ। पहला चेंजेस क्या है, नोटिफिकेशन नंबर 37 आई है, ठीक है, 1 दिसंबर 2021 को आई। इस नोटिफिकेशन ने क्या बोला है, हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा हमारी एक एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, जिसे हम नापा बोलते हैं, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। तो इसका जो कार्यकाल है ये पहले 4 साल का था, ठीक है ना, अब इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन से सिर्फ आपको ये देखना है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपका कोई क्लाइंट है, ठीक है ना, अगर आप उसे कोई गाइडेंस दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं चीजों को करने के लिए, तो आपको पता ही है एंटी प्रॉफिटिंग करती क्या है, ठीक है ना। अगर आपका टैक्स का कोई बर्डन, ठीक है ना, टैक्स की वजह से, जीएसटी की वजह से अगर कोई बेनिफिट हुआ है आपको, तो आपको वो कस्टमर को पास ऑन करना है, नहीं तो ये लोग रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देंगे बैकडेट से भी। तो इन्होंने क्या करा है कि इसका ना टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो पहले इसका टाइम पीरियड कम था, पहले 2 साल था, 2 से 4 साल हुआ, और अब 4 साल से बढ़ाकर इसे 5 साल कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है जी। अब आगे की बात करते हैं, आगे और को क्या क्या चेंजेस हमारे इसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। हमारी एक नोटिफिकेशन नंबर 38 आई है, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन नंबर 38 जो कि हमारे को 21 दिसंबर को आई, ठीक है, 1 महीने से हो गया। इसमें क्या कहता है, एप्लीकेबल ये कब से है, 1 जनवरी 2022 से, इसी महीने से एप्लीकेबल है। इसमें अगर आपको पता होगा थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्या रहता है हम लोगों को, कि पहले हमारे पास रूल्स आ जाते हैं लेकिन वो नोटिफाइड नहीं होते, फिर बाद में उसे किसी फ्यूचर डेट्स में जाकर नोटिफाइड किया जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन नंबर 35 है, ठीक है ना, इसमें रूल्स आए थे कि भाई हम ये चीजें करेंगे, ये चीजें करेंगे, लेकिन उन्होंने उन रूल्स को नोटिफाई नहीं करा था। इसलिए जो नोटिफाई जो करे हैं वो नोटिफिकेशन नंबर 38 ने करे, और ये कब से एप्लीकेबल है, वो 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो नोटिफिकेशन नंबर 35 आई थी, ठीक है, उसने रूल्स को अमेंड करा था, लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर 38 आई, ठीक है ना, उसने रूल्स को एप्लीकेबल करा। आपको यहां पर ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये रूल्स तो पहले भी आए थे, अब इसमें नया क्या है। तो यहां पर क्या कहते हैं, यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? भाई ये नोटिफिकेशन नंबर 37 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी नहीं, वो 36 वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको नोटिफिकेशन नंबर 38 बता रहा हूं।
तो यहाँ पर इस चीज को आपको समझना है कि नोटिफिकेशन नंबर 38 ने कहा क्या, ठीक है। उसने क्या कहा कि भाई जो नोटिफिकेशन नंबर 35 में जो रूल थे हम उसे एप्लीकेबल कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 से। कौन कौन से रूल है जो एप्लीकेबल है 1 जनवरी 2022 से? पहला है रूल 10B, ठीक है। रूल 10B किस चीज की बात करता है? कहता है सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन, कि जब आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन सबमिट करोगे, ठीक है ना, तो आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। ये वाली बात नोटिफिकेशन नंबर 35 ने बोली थी, लेकिन एप्लीकेबल किसने करा है? नोटिफिकेशन नंबर 38 ने। ये आपको समझना है, ठीक है जी। ये तीनों केसेस को आपको समझ लेना है अच्छे से। अब हमारी सबसे बड़ी नोटिफिकेशन है जो नोटिफिकेशन नंबर हमारी 39 है, ठीक है। ये भी एप्लीकेबल कब से? 1 जनवरी 2022 से। अब इस नोटिफिकेशन ने क्या करा है? अब ध्यान से समझना इस चीज को। लास्ट ईयर फरवरी 2021 में बजट आया और बजट में कुछ सेक्शंस को लाया गया। अब भाई जब बजट में सेक्शन आ गए, उन्हें इन्हें एप्लीकेबल कर देना था, 1 अप्रैल से कर देते या कभी कर देते। उन्होंने अभी तक एप्लीकेबल नहीं करा। उन्होंने क्या कहा कि कुछ सेक्शंस जैसे सेक्शन 108, सेक्शन 109 किसका? फाइनेंस एक्ट का, 113 से लेकर 122, इन सेक्शंस को हम एप्लीकेबल कर रहे हैं कब से? 1 जनवरी 2022 से। तो ये सेक्शंस जितने भी थे ये सारे के सारे आए कब? ठीक है ना, ये सारे के सारे आए हमारे फाइनेंस एक्ट 2021 से, ठीक है ना। लेकिन ये एप्लीकेबल कब से? 1 जनवरी 2022 से। तो क्या आप लोग ये डिस्कशन चाहते हैं कि क्या क्या है इन सेक्शन में? क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट के सेक्शन है, ये आप लोगों ने पढ़ लिए ये सेक्शन सारे। बताएं मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर, क्या इन सारे सेक्शंस पे डिस्कशन चाहिए क्या आपको? बोलिए, क्योंकि हमारा आज का सेशन यही है, चेंजेस इन जीएसटी। तो ये जो चेंजेस 1 जनवरी से है तो वो मैं आपको बता दूं। हाँ जी बताएं चैट बॉक्स में लिखकर। सब लोग अपनी अटेंडेंस तो लगवा रहे हैं, ठीक है। ब्रीफ डिस्कशन आप कह रहे हैं कर दीजिए। चलिए जो जो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है उसे मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ और बाकी सबको ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला सेक्शन से, ठीक है ना। पहला सेक्शन क्या कह रहा है हमारा? सेक्शन 109। सेक्शन 109 किसका है? फाइनेंस एक्ट का। हमारे को इससे ज्यादा मतलब नहीं है, फाइनेंस एक्ट के सेक्शन हमें ज्यादा याद नहीं रहते। हमारे को सेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है? जो हमारा सीजीएसटी एक्ट का है। तो सीजीएसटी एक्ट का जो सेक्शन है वो कौन सा? सेक्शन 16(2)(a). 16(2)(a), ये सेक्शन हमारा है। अब ये सेक्शन बहुत लोगों को परेशान कर रहा है, ठीक है ना। इस सेक्शन में लिखा गया है, इस चीज को समझना, इस सेक्शन की वजह से ही अब रूल 36(4) को हटाया गया है। रूल 36(4) जो पुराना था उसे हटाया गया है, उसकी जगह नया सेक्शन लाया गया। अब क्या कहता है ये सेक्शन, ठीक है ना। सेक्शन ये क्या कहता है इसे समझिएगा। 16(2) आपको पता है आईटीसी का सेक्शन है, जिसमें लिखा गया है कि भाई आपको आईटीसी कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या कंडीशंस है। इसके ऊपर बड़ा डिस्प्यूट रहता है कि भाई हम आईटीसी ले या ना ले, अगर ज्यादा ले लिया तो नोटिस हमारे को आ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या कहा इस चीज को, इन्होंने पहले रूल के माध्यम से ये चीज डाल रहे थे। पहले रूल में बात लिखी हुई थी कि भाई सामने वाला जीएसटीआर 1 में अपनी सेल डालेगा, फिर अगर वो आपके 2B में आएगी तब आपको उसका आईटीसी मिलेगा। तो हुआ क्या, इस चीज को लेकर ना कई लोग, ठीक है ना, कोर्ट्स में चले गए कि नहीं भाई ये तो रूल ही गलत है, सेक्शन में तो कहीं ऐसी रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो हम आईटीसी क्यों ना ले। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने क्या करा कि सेक्शन 16 में ही चेंज कर दिया और सेक्शन 16 में ही एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल दी कि जब आप आईटीसी क्लेम करते हो तो इस कंडीशन को भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल है। आया पिछले साल तक, लेकिन गवर्नमेंट ने टाइम दिया आपको और कहा कि भाई अब ये 1 जनवरी से एप्लीकेबल है। अब इसके बाद चीजें क्या इंपैक्ट हुई, अब इस चीज को समझना। इन्होंने क्या लिखा, जो अमेंडमेंट थी, द डिटेल ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लोज ए,
कि भाई जो क्लोज ए में लिखा हुआ है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए जिसका आप आईटीसी ले रहे हो, हैज बीन फर्निश्ड बाय सप्लायर इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कि वो जो आप इनवॉइस जिसके बेसिस पर आप आईटीसी ले रहे हो वो सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई में दिखा दिया हो, और सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट, और वो डिटेल रिसिपिएंट को कम्युनिकेट भी हो गई हो, तभी आप आईटीसी लेंगे। तो यहां पर चेंजेस होने के बाद अमेंडमेंट क्या है, इन्होंने क्या लिखा है कि वी हैव टू चेक वन एडिशनल कंडीशन बिफोर द आईटीसी। अब जैसे हम कहते थे कि आईटीसी लेने के लिए 4 कंडीशन है, तो अब 4 के साथ आपको एक 5वीं कंडीशन है जो आपको आईटीसी लेने के लिए देखनी है। 5वीं कंडीशन क्या है, इफ सप्लायर इज नॉट शोइंग द इनवॉइस डेबिट नोट व्हिच रिसिपिएंट हैज इन पोजीशन ऑफ एज पर क्लोज 16(2)(a), वो कहता है कि अगर आपके पास इनवॉइस है, ठीक है, आपके पास पोजीशन में इनवॉइस है, लेकिन सप्लायर ने उस बिल को नहीं दिखाया अपनी GSTR 1 में, तो आपको आईटीसी अलाउड नहीं होगा। ये बात आपको समझनी है कि अब जो आईटीसी अलाउड होगा जब तक सप्लायर नहीं दिखा देगा और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट नहीं हो जाएगा, मतलब कि हमारे 2B में नहीं आ जाएगा, तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इस चीज को करने के लिए इन्होंने रूल 36(4) को भी अमेंड करा। रूल 36(4) डिलीट तो हुआ, लेकिन साथ के साथ उसे क्या करा है, इन्होंने अमेंड करा है। कई लोगों को लग रहा है कि रूल 36(4) खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ भाई, ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो क्या करा है, नोटिफिकेशन नंबर 14 है, ठीक है, 29 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन आई, ठीक है, इसने क्या बोला, एप्लीकेबल 1 जनवरी से, 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन इन्होंने दी है। कहते हैं जीएसटी रूल 36 डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट कंडीशन आपको पता ही है कि भाई क्या क्या है। मैं रूल 36(4) पर डिस्कस कर रहा हूं सीधा। हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड टू प्रोवाइड दैट आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन अनलेस सच इनवॉइसेस डेबिट नोट हैव बीन रिफ्लेक्टेड। ये क्या कहता है कि आपको आईटीसी तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो आईटीसी किस में रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता, इन GSTR 2B of the said person and same has been uploaded in GSTR 1 or using IFF by the supplier। तो यहां पर अब एक ये एडिशनल कंडीशन आ गई कि जब तक सप्लायर बिल को नहीं शो करेगा तब तक आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये क्यों लेकर आए इस अमेंडमेंट को, जो हमारी सेक्शन 16(2)(a) में इस अमेंडमेंट को लाने का पर्पज यही है कि भाई लोग बाग बहुत ज्यादा बोकस आईटीसी क्लेम कर रहे थे, और जब उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती थी तो एक्शन लेने के बाद भी, ठीक है ना, एक्शन लेने के बाद भी जब कोर्ट केस होता था तो वहां पर सब ये लोग कहते थे कि ये रूल ही बेकार है, 36(4) ही बेकार है। तो इन्होंने अभी से सेक्शन में लिख दिया, और सेक्शन में लिखने के बाद यहाँ पर रूल्स में बता दी ये चीज। यहां तक क्लियर है आप लोगों को या नहीं, बोलो जी, यहां तक क्लियर है या नहीं, एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चल सकता हूं, बोलिए। हाँ, तो अब सेक्शन 16(2) के लिए, ठीक है ना, 4 की जगह 5 कंडीशन हो गई है, आपको ये चीज समझनी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम एक पॉइंट उठाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूं। हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाते हैं, आ जाइए सेक्शन 75 में। अब सेक्शन 75 का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब पहले आपको ना एक बार सेक्शन 75 को समझना है, सेक्शन 75 क्या कहता है, फिर उसके बाद आपको इसकी अमेंडमेंट क्लियर होगी। सेक्शन 75 का जो हमारा टाइटल है, सेक्शन 75 का जो हमारा टाइटल है, वो टाइटल क्या है, जर्नल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। कि भाई ये जर्नल प्रोविजंस दिए गए हैं, जब भी आप किसी का टैक्स डिटरमाइन करोगे तो आप इन प्रोविजंस को फॉलो करोगे। तो क्या है इस प्रोविजन में, इसका जो एक सबसेक्शन है हमारा, ठीक है ना, सबसेक्शन 12, और उसमें है एक एक्सप्लेनेशन, उसे लेकर बड़ा डिस्प्यूट है। अब उस चीज को समझना आपके लिए बड़ी काम की चीज है कि क्या कहना चाहता है लॉ मेकर। तो सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 ये कहता है कि भाई सेक्शन 73, 74 की तो प्रोसीडिंग्स हम करते रहेंगे,
ठीक है, हम उसे ओवर रूल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी 3B में कोई टैक्स की लायबिलिटी दिखा दी, अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जीएसटी रिटर्न में सेक्शन 39 में कोई लायबिलिटी दिखा दी और वो अनपेड है, तो हम रिकवरी शुरू कर देंगे। हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, सेक्शन 79 में रिकवरी शुरू कर देंगे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्या इस सेक्शन का कोई प्रैक्टिकल यूज है? अगर इस सेक्शन को हम ऐसे ही रखे अभी तक सेक्शन में लिखा हुआ है, मैं रीड करके बता रहा हूं आपको। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 73 और 74 वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39 रिमेन अनपेड, कि अगर सेक्शन 39 की रिटर्न में कोई भी अमाउंट अनपेड रहता है, होली और पार्टली, ठीक है ना, या कोई इंटरेस्ट है, तो हम उसमें रिकवरी शुरू कर देंगे। अभी इंटरेस्ट के पोर्शन को अगर मैं छोड़ दूं, तो टैक्स के पोर्शन के लिए क्या सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 की कोई रेलिवेंस थी क्या अभी तक? तो अगर आप आंसर देना चाहें तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं थी, क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3B में आप कोई अमाउंट एडमिट करें और वो अनपेड रह जाए। जो अमाउंट आपने एडमिट कर लिया, आपकी 3B सबमिट ही तभी होगी, आपकी 3B सबमिट ही तभी होगी जब आप उसे पेड कर दोगे, अदरवाइज वो 3B सबमिट नहीं होगी। ये आपको समझना है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन थी, पहले एक्सप्लेनेशन थी कि भाई ये जो सेल्फ असेस्ड टैक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है ना, कि सेल्फ असेस्ड टैक्स के मीनिंग में इन्होंने चेंज करा। कहते हैं फॉर द पर्पज, एक एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया, ठीक है ना। पहले इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, पहले सिर्फ ये लिखा हुआ था कि भाई अगर, ठीक है ना, अगर आपकी कोई लायबिलिटी अनपेड रह जाती है, चाहे वो टैक्स हो चाहे इंटरेस्ट हो, जिसे आपने एडमिट कराया एज पर सेक्शन 39, तो हम रिकवरी शुरू कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि 3B मेरी सबमिट होती ही नहीं थी बिना टैक्स पे करे। तो यहां पर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी और क्या बोला कि सेल्फ असेस्ड टैक्स का जो मीनिंग है, shall include the tax payable in respect of detail of outward supply furnished under section 37 but not included in return furnished under section 39। यहां पर इन्होंने क्या बोला कि जो हमने सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 में बोला है कि अगर किसी की रिटर्न में कोई सेल्फ असेस्ड टैक्स है, वो उसने पे नहीं करा, तो हम रिकवरी शुरू कर देंगे। तो यहां पर इन्होंने सेल्फ असेस्ड टैक्स को दायरा बढ़ा दिया। इन्होंने सेल्फ असेस्ड टैक्स का दायरा क्या बढ़ाया, क्या बोला कि अगर तुमने कोई सप्लाई जीएसटीआर 1 में दिखा दी और उस सप्लाई को जीएसटीआर 3B में नहीं दिखाया, तो हम उसे क्या मान लेंगे, सेल्फ असेस्ड टैक्स मान लेंगे। और जैसे ही हम उसे सेल्फ असेस्ड टैक्स मान लेंगे तो हम आपकी रिकवरी शुरू कर देंगे। तो यहां पर अब आपको देखना है कि आपकी जीएसटीआर 1 में ज्यादा ना हो, ठीक है, 3B के कंपैरिजन में। और अगर ये ज्यादा होती भी है तो इसका कोई वैलिड रीजन हो कि भाई मेरी अमेंडमेंट की वजह से कुछ हुआ। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी करा और सर्कुलर में ये बोला कि ऐसा मत करना कि किसी व्यक्ति ने जीएसटीआर 1 सबमिट करी और 3B सबमिट करी और आपने देखा जीएसटीआर 1 ज्यादा है तो तुरंत रिकवरी शुरू कर दो। आप उसे पहले एक नोटिस भेजना कि भाई ये आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, आपकी जीएसटीआर 1 ज्यादा है 3B कम है, तो आप हमें इसका रीजन बताओ। अगर वो रीजन सेटिस्फाई नहीं लगता है तब आप उसमें रिकवरी की बात करना। तो यहां पर इस चीज को समझना है कि अगर आपकी जीएसटीआर 1 में ज्यादा सेल है इन कंपैरिजन टू जीएसटीआर 3B, तो इस वाले केस में आपके ऊपर रिकवरी शुरू हो जाएगी। तो अपने क्लाइंट्स को ये चीज आपको देखनी है कि सबकी जो कंपैरिजन टेबल आती है ना, तो कंपैरिजन टेबल को जरूर चेक कर लिया करें जब भी रिटर्न फाइल करते हो या रिटर्न फाइल करने के बाद, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि भाई हमारी जीएसटीआर 1 में कितनी लायबिलिटी और 3B में कितनी, जिससे कि सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे ऊपर हावी ना हो। बोलो जी, ये क्लियर हुआ या नहीं? 75-12 क्लियर हुआ या नहीं? बोलो, ये वाली अमेंडमेंट्स, ये वाला रिसेंट चेंजेस आपको क्लियर हुआ?
बोलो भाई, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ एक बार। हाँ जी, सब लोग अगर सुन रहे हैं तो एक बार बताएं प्लीज मुझे लिखकर। ईशु जी क्लियर कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग सब सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? गरिमा जी भी कह रहे हैं क्लियर है। बाकी लोगों का क्या स्टेटस है? बाकी लोगों ने सिर्फ ज्वाइन कर रखा है या मुझे सुन रहे हैं या नहीं? चलो जी, नीरज कुमार जैन जी कहते हैं क्लियर है। चलिए, अब हम अगला अमेंडमेंट देखते हैं, अगला रिसेंट चेंजेस देखते हैं। अब आप एक चेंजेस और नोट कीजिएगा, सेक्शन 116 फाइनेंस एक्ट का, और जो हमारा अपील का सेक्शन है सेक्शन 107 सब सेक्शन 6, उसमें एक चेंजेस हुआ है। पहले आप ओरिजिनल लॉ को समझिए कि ओरिजिनल लॉ क्या था और ये चेंजेस क्यों हुआ। अभी अगर हमें इस चेंजेस की बात करें तो चेंजेस क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। आपको ये चीज पता होगी कि जब भी हमारे ऊपर पेनल्टी वगैरह लगती है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा टैक्स, दूसरा हमारा होता है इंटरेस्ट, और तीसरा होता है पेनल्टी। ठीक है जी। अब ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी 3 चीजें होती हैं। अब ये जो हमारा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप कभी अपील फाइल करने जाते हो तो भाई ये इंटरेस्ट और पेनल्टी तो हो सकता है कि गलत भी लगा दिया हो असेसिंग ऑफिसर ने या किसी ने भी, तो जब भी आप कभी अपील करने जाओगे तो हम आपसे ये जमा नहीं करवाएंगे, हम आपसे ये डिपॉजिट ही नहीं करवाएंगे कुछ भी। आप तो जब भी कभी जो टैक्स का अमाउंट है उसका 10% हमें जमा कर देना और आप अपनी अपील फाइल कर देना। अब क्वेश्चन ये भी है कि ये 10% कहाँ से जमा करना है। तो भाई देखो, पहले हम ये पढ़ाया करते थे कि भाई ये 10% आप कैश से भी जमा कर सकते हो और क्रेडिट से भी जमा कर सकते हो, और पोर्टल इन दोनों ही ऑप्शंस को अडॉप्ट भी करता है। जब आप क्रेडिट से पे करते हो अपील का 10% का अमाउंट तो मना नहीं करता। तो हमारे जितने भी क्लाइंट थे हम उन्हें सजेस्ट भी करते थे भाई कैश से जमा कर दो या क्रेडिट से। लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट आई, हाई कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि नहीं भाई, क्रेडिट लेजर से आप इसे पे ही नहीं कर सकते। आप इसे पे कहां से करोगे? सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से पे करोगे। तो आज की डेट में सजेशन ये है कि जो भी व्यक्ति अपील फाइल कर रहा है उसे कैश लेजर से ही करो, जिससे कि उसकी अपील रिजेक्ट ना हो। ये तो कंसर्न यहाँ तक है। अब हुआ क्या, मैं ये आपको बैकग्राउंड समझाया है इस वाले सेक्शन का, चेंजेस का। अब हुआ क्या कि मैंने क्या बताया, टैक्स का 10% जमा करना है, ठीक है, और इंटरेस्ट और पेनल्टी का जमा ही नहीं करना। अब हमारे 2 सेक्शन है लॉ में, सेक्शन 129 और 130। सेक्शन 129 और 30 किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं कि आप रास्ते में माल लेकर जा रहे थे, ठीक है, आपकी कन्वेंस को पकड़ लिया गया, ठीक है, तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। तो पहले जो ये सेक्शन थे, सेक्शन 129 और 30, इसमें क्या करा करते थे, वो जो पेनल्टी लगाते थे वो कहते थे 100% टैक्स दो, 100% पेनल्टी दो। लोगों को बड़ी कंफ्यूजन थी, तो इन्होंने क्या करा, इन दोनों सेक्शनों में चेंज करके क्या करा कि तुम्हें 100% टैक्स जमा नहीं कराना, आपको तो सिंपल क्या करना है, पेनल्टी दे देनी है, और वो भी कितने परसेंट, 200% मान लो। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि जो भी ऑफिसर अब ऑर्डर पास करेगा वो सिर्फ पेनल्टी का ऑर्डर पास करेगा। अब यहाँ पर ऑर्डर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो जब उस व्यक्ति ने पेनल्टी का ऑर्डर पास करा, अब आप लेट सपोज इसकी अपील करने जा रहे हो, तो जब आप अपील फाइल करने गए तो आपने पोर्टल को क्या बोला, भाई देख मैं अब इसकी अपील फाइल करने जा रहा हूँ और मैं इस अमाउंट से सहमत नहीं हूँ, ठीक है ना, जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है, ठीक है ना, अगर आपने उसे एडमिट ही कर लिया तो जमा करो तुरंत। हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, डिस्प्यूटेड अमाउंट की। तो असेसी ने बोला कि भाई मैं इस अमाउंट से ना, ठीक है, सहमत नहीं हूँ इस पेनल्टी अमाउंट से, और मैं अपील में जाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है आप अपील में जाओ, आप हमें जमा करा दो कुछ पैसे। इसने कहा भाई जमा तो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट और पेनल्टी में तो कुछ भी जमा नहीं कराना होता, जमा किस में कराना होता है, टैक्स में, और हमारा टैक्स का तो डिस्प्यूट है ही नहीं। हमारा डिस्प्यूट किसका है, पेनल्टी का, क्योंकि पहले आप टैक्स भी लगाते थे और पेनल्टी भी लगाते थे, लेकिन आपने अब सेक्शन को चेंज करके पेनल्टी कितनी कर दी है, 200%। तो लॉ मेकर ने ये चीज बोली कि अगर आप अपील फाइल कर रहे हो, कोई भी अपील फाइल करो, तो ये वाले प्रोविजन ही लगेंगे।
ठीक है ना, कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का जो टैक्स अमाउंट होगा उसका 10% देना पड़ेगा, बाकी इंटरेस्ट पेनल्टी हम कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपकी अपील सेक्शन 129 की है, इस वाले केस में चूंकि टैक्स तो है ही नहीं, तो इसलिए आपको पेनल्टी का ही जमा कराना पड़ेगा, और वो भी कितने परसेंट, 25% जमा कराना पड़ेगा। तो ये वाला चेंजेस आया, ठीक है। तो यहां पर 1 जनवरी 2022 से अगर आपके गुड्स, ठीक है, डिटेंशन हो जाते हैं, सीजर हो जाते हैं, तो आपको 25% पेनल्टी जमा करानी है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता दो कि ये वाला प्रोविजन सर क्लियर हुआ या नहीं। बोलो जी। अर्चित जैन जी कहते हैं सर यस क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने सोचा है कि 1 घंटे में जो आपको यस क्लियर है, काफी लोग कह रहे हैं अब तो, ठीक है ना, बालाजी भी कह रहे हैं। चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मैंने आपको सारे इसमें बता दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है ना, किस चीज की, ठीक है, नोटिस की बात कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये जरूर है कि जो भी चेंजेस आपके हो रहे हैं उन्हें एक बार पढ़ ले। जैसे कि जीएसटी रूल में चेंजेस हुआ है, क्योंकि अगर हम चेंजेस बताने लग जाए तो 4 घंटे भी कम है, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे कि रूल 142 में चेंजेस किया गया है, ठीक है ना। रूल 144A एक नया इंसर्ट किया गया है कि अब ये पेनल्टी को रिकवरी करने के लिए गुड्स के साथ साथ आपका कन्वेंस भी सेल कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्लाइंट ट्रांसपोर्टर है तो आपको उसे ये चीज बतानी चाहिए, ठीक है ना, कि भाई आप जो भी माल लेकर जाओगे तो अगर गड़बड़ हुई तो आपका कन्वेंस भी सेल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं इसमें जो मैं आपको बता रहा था। एक हमारा सर्कुलर 167 नंबर है ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेकर, इसमें कुछ चीजें क्लियर की गई है कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे सारी चीजें होंगी। एक आप इसे जरूर जब भी हो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक सर्कुलर नंबर 168 है, ये कोई ज्यादा नहीं है, दमन एंड दीव वालों के लिए है, ठीक है। अगर आपका कुछ होता हो तो आप इसमें देख लीजिएगा, कोई अगर वहां का क्लाइंट हो। एक जो हमारा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, ये आप सब लोगों को पता है कि भाई रेट चेंजेस का क्या मैटर था, ठीक है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि Abdul Bhaiya, there's one query. जी जी Don't you think so it's a hardship with the transport agencies कि वो एक किसी और के चक्कर में उनका व्हीकल सेल आउट हो रहा है? भैया उसमें दिक्कत क्या होती है ना, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर में आजकल काम चल रहा है वो ये कहते हैं भाई मेरा माल 50,000 का है, लाख रुपए का है। वो व्यक्ति कई बार माल छुड़ाने ही नहीं आता, उसे कोई मतलब ही नहीं होता वो सारा। अभी अगर आप देखोगे भैया आज, भैया 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 सॉरी आई एम डिस्टर्बिंग बट द थिंग इज दैट मैं मान के चल रहा हूँ, मैं अगर ट्रांसपोर्टर हूँ तो मेरी क्या गलती है? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू असेस द वैल्यू। आई हैव हम्म पहली बात तो मैं कोई जीएसटी ऑफिसर नहीं हूँ, मतलब मेरे पास हम्म वो एक्सपर्टीज ही नहीं है कि किसी की वैल्यूएशन करना। हम्म यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि पहले तो अगर ट्रांसपोर्टर में कोई माल आए वो पहले एक एक माल को खोल के देखे, खुद पहले हम्म वैल्यू लगाए, वैल्यू चेक करे, और वैल्यू चेक करेगा माल चढ़ा दो। नहीं भैया, इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्रैक्टिकल आप समझिए कि प्रैक्टिकल हो क्या रहा है। प्रैक्टिकल क्या होता है कि लेट सपोज मैंने दिल्ली से माल भेजना है, ठीक है, और आप बैठे हो मुंबई, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली से मुंबई आपको माल भेज रहा हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टर है लेट सपोज मिस्टर एक्स, मैंने मिस्टर एक्स के जरिए भेजा, तो डिपार्टमेंट अभी भी क्या कर रहा है, गलत समझना उसका कि वो क्या गलती करता है। वो जब पेनल्टी का ऑर्डर निकालता है, गुड्स को सीज कर लिया, वो पेनल्टी ना तो मेरे ऊपर लगा रहा कपिल जैन पे, ना वो आपके ऊपर लगा रहा सुमित भैया पे। वो क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को पकड़ता है और मिस्टर एक्स के नाम से एक नया एक टेम्परेरी आईडी जनरेट करता है और मिस्टर एक्स के नाम पर चालान जमा करवा लेता है 4 लाख रुपए का। अब यहां पर ये बताओ ये हार्डशिप है या नहीं? क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो कई बार रजिस्टर्ड है ही नहीं। सही बात है। अब अगर उस पर 4 लाख की पेनल्टी लग गई, अब उसने जमा भी कर दिया, और अगर हमारे को केस को फाइट करना है, अपील में जाना है, कैसे करना है, तो हम क्या करें, किसके बिहाफ पर जाए? पहले तो हमें इस ट्रांसपोर्टर को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये व्यक्ति अपील में जाएगा। जबकि डिपार्टमेंट को करना क्या चाहिए, या तो कपिल जैन पे पेनल्टी लगाए या
सुमित भैया पे लगाए, उस ट्रांसपोर्टर को क्यों पकड़ रखा है? तो अब बहुत सारी सिचुएशन में जो इनके पास काम जो इनके देखी गई कि हुआ क्या कि माल जा रहा था, माल 1 लाख रुपए का है, 50,000 रुपए का या कम अमाउंट का है, जो भी है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, ना तो कपिल जैन आता है माल को लेने, ना सुमित भैया आते हैं माल को लेने। अब जो वो ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, उसकी गाड़ी जब्त है। अब पहले ऐसा कुछ था ही नहीं, पहले तो ये था कि भाई पेनल्टी दो और अपना ले जाओ। तो अब यहाँ पर ये ट्रांसपोर्टर के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से हार्डशिप कर दी कि भाई अब हम जो हमारी पेनल्टी है, हम गुड्स के साथ साथ आपका जो कन्वेंस है, अब यहाँ पर अब आप देखोगे कि जो ट्रांसपोर्टर पहले तो बड़ी दिक्कत करते थे माल लेने में, अब ये और ज्यादा दिक्कतें करेंगे। That's my point is भैया, हाँ बताएंगे स्टार्ट एक्चुअली आप तो उसी को वैल्यूएशन ऑफिसर बना दिया आपने। आपको बिल्कुल अगर कॉन्फिस्केट करना है तो आप गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लो। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो जो बंदा जो एक एजेंसी है जो सिर्फ हम्म। माल को जैसे लेके जा रही है, उसकी ये गलती है। और मेरे को तो लग रहा है कल कोई कुरियर एजेंसी कैसे करेंगे भैया, अगर कोई बंदा समझ लो कि कुरियर में कोई सामान पकड़ते हैं, किसी को पकड़ते हैं, तो हम्म। कुरियर वाले को पकड़ लेंगे मतलब। भैया अभी तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि चक्कर क्या हो रहा था ना, इनकी पेनल्टी ही इतनी हाई थी। मान लो जैसे पेनल्टी लेट सपोज भैया 10 लाख लग गई, तो जो माल भेज रहा है या माल रिसीव कर रहा है वो कहता था माल ही मेरा 2 लाख रुपए का है, मैं इसे छुड़ाने के लिए 10 लाख की पेनल्टी क्यों दूं? क्योंकि वो अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से पेनल्टी लगाते रहते हैं। भैया भैया अगर भैया भैया वहां तक तो चलो एक बार को समझ आता हाँ, है कि आपने हाँ, गुड्स ही कॉन्फिस्केट कर लिए। हम्म, भैया ठीक है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है भैया आप बेच लो, मतलब आप और मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में यही बात करेंगे ना, बिल्कुल भैया आप बिल्कुल आपको ज्यादा सही लग रहा बात है ना है। वैसे आप बेच लो। हाँ तो मगर लेकिन मगर इसमें ट्रांसपोर्टर की गलती क्या हो गई? भैया ट्रांसपोर्टर की गलती, ठीक है, गलती यही हो गई, वो गलत आदमी का सामान लेके जा रहा था, उसे पता नहीं था बेचारे को। गरीब ये कहते हैं ना यहाँ पे हमारे देश में कि ठीक है ना कि भाई अगर कोई नहीं मिल रहा है, हमें तो विक्टिम बनाना है, हमें तो पैसे निकालने। भैया मुझे लग यही रहा है कि ये एक बार फिर दोबारा ये ना, मतलब कि वो फिर ट्रांसपोर्टर्स आगे फिर रोड पे आएंगे, हाँ वो फिर कुछ जाम हो होगा। जाएगा, हाँ वो तो कर इसका देंगे। भविष्य मुझे इस पॉइंट का यही नजर आ रहा है और कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो पॉइंट्स है ना, अब आप यहाँ पर भी देखोगे एक नया जो रूल है सब्स्टिट्यूट करा है, उसमें बोल रहे हैं कि जो भी माल बेचेंगे, कन्वेंस जो भी सेल करेंगे हम आपकी गुड्स को, कन्वेंस को, पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लेंगे, ठीक है, फिर अमाउंट जो भी हमारा रिकवर हो रहा है वो लेंगे, अगर किसी और एक्ट में भी कोई पेनल्टी वगैरह है वो लेंगे, फिर अगर कुछ बच गया तो डिफॉल्टर को दे देंगे, ठीक है, और अगर डिफॉल्टर नहीं मिलता है तब हम इस अमाउंट को डिपॉजिट कर देंगे अपने फंड में। तो अब आप ये समझना, ये मेरी एक अपील है आप लोगों से कि कई लोग मेरे से फोन करके पूछते हैं कि सर इस वाले केस में ई वे बिल बनाए ना बनाए, इसमें तो एग्जेम्पशन है। मैं तो यहाँ पर ये कहता हूँ भैया हर केस में ई वे बिल बनाओ, जिस केस में एप्लीकेबल नहीं भी है ना अपनी सेफर साइड, अगर आपके गुड्स रोड पर मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना, बाय व्हीकल, तो आप हर केस में ई वे बिल बनाओ, क्योंकि ई वे बिल ना बनाने के जो प्रोविजन है वो बहुत कठिन है। ट्रांसपोर्टर भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी और आपके गुड्स भी जाएंगे। भैया आपके इसी केस में डिफॉल्टर कौन है? अब ट्रांसपोर्टर भी है, जो बेच रहा है वो भी है, और जो खरीद रहा है वो भी है, तो तीनों में बटेगा कैसे? भैया देखो इनका तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना, अगर मैं सेक्शन 129 और 130 को पढ़ता हूँ, ठीक है ना, सारी प्रोसीडिंग हमारी सेक्शन 129 और 30 के बेसिस पर होती है। आज की डेट में अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो मेरे पास हर महीने 15 दिन में एक फोन आया होता है कि जीएसटी ऑफिसर ये जबरदस्ती कर रहा है कि हम ट्रांसपोर्टर की आईडी पे जमा कराएंगे टैक्स, और जब तक आप इतना जमा नहीं कर दोगे हम आपका गुड्स को रिलीज ही नहीं करेंगे। तो कई बार क्या होता है, गुड्स को रिलीज कराने की जल्दबाजी में, ठीक है ना, हम इस तरीके से अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। पहली बात, मेरा मानना ऐसा है कि ट्रांसपोर्टर का कोई डिफॉल्ट नहीं है। पहला डिफॉल्ट किसका है? जो सप्लायर या रिसिपिएंट, ठीक है ना जी, उसका डिफॉल्ट है, ठीक है, पहले आप उसे पकड़ो, ठीक है, अगर वहां से रिकवरी नहीं होती है, वो दोनों नहीं आते हैं, देन आप ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हो। भैया देखो अगर आप इसमें देखोगे ना, जो हमारा सेक्शन 129 और 30 है, इसमें जो इन्होंने चेंज करा है, इसमें ये वाली चीज इन्होंने बहुत क्लियरली लिखी है
कि भाई अगर ओनर्स आएगा तो क्या होगा, अगर ओनर नहीं आता है तो क्या होगा, मतलब कि ट्रांसपोर्टर या कोई और पर्सन आता है तो दोनों की पेनल्टी अलग अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बड़ी दिक्कत है अगर आप गुड्स को मूव कर रहे हो, ठीक है ना, रोड पर, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ करो, नहीं तो आपको इसमें इशू आ सकता है। और ये वाले जो प्रोविजन है ये बड़े कठिन है। और एक चीज हमेशा समझ लेना, अगर आप पे कोई पेनल्टी या कुछ भी लगाई जाए, जो व्यक्ति पे लग रही है वो व्यक्ति अपील कर सकता है, तो इसलिए अपने ऊपर ही करवाना, ट्रांसपोर्टर के ऊपर मत कराना, नहीं तो पहले आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब वो अपील कर पाएगा। ठीक है भैया? परफेक्ट भैया, परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमने यहां तक ये चीज कर ली है। अब मैं आधा घंटा आपको नोटिस का बताऊंगा, या कोई और ऐसा न्यू चेंजेस जो आपको लगता है कि ये क्लियर कर दो, तो मैं वो आपको क्लियर कर देता हूं। नहीं तो मोटे मोटे जितने भी न्यू चेंजेस थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस। यहाँ एक चेंजेस और मैं बताना भूल गया, अभी पोर्टल पर ना कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए एक मैसेज आया था कि जब ये चेक करके देख रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ या अगले 10-15 दिन में आ जाएगा, या बजट के अंदर ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना, या रूल्स में ये अमेंड कर देंगे। उस चीज को आप समझ लो ये क्या चेंजेस ला रहे हैं। पोर्टल ने चेक करा, हमने एक बार जब चेक करा तो तब वो चेंजेस थे, जब अभी मैंने दोबारा चेक करा सेशन से पहले वो चेंजेस हट चुके थे, मतलब कि ट्रायल चल रहा है, वो कभी भी पोर्टल पे डाले जा सकते हैं। चेंजेस क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आपके GSTR 1 में और 3B में डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है, 10% से ज्यादा का। दूसरी चीज, GSTR 2B में जो आपका ITC है और जो आपने 3B में ITC लिया है, उसमें अगर डिफरेंसेस है 10% से ज्यादा, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे। क्या ऐसा अभी तक किसी सेक्शन या रूल में है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताना, क्या ये लो कभी किसी रूल में है या किसी सेक्शन में लिखा हो कि 10% का डिफरेंस हुआ तो हम सस्पेंड कर देंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन कुछ समय के लिए पोर्टल ने ये चीज दिखाई है, एक नई कंपैरिजन शीट दी है और उसमें बताया है कि तुम्हारा इसमें इतना डिफरेंस आ रहा है, या तो इसे DRC 03 से पे कर दो, और नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन में बी सस्पेंडेड। तो अब आप इस चीज को भी लेकर अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि आने वाले टाइम में चाहे वो 1 फरवरी को बजट में आ जाए, चाहे वो कल को नोटिफिकेशन आ जाए, रूल्स में चेंज कर दे, कुछ सेक्शन में कल को कुछ कर दे, तो ये आप देख लेना कि इसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है। लेकिन जब तक किसी सेक्शन में, किसी रूल्स में ना आए, तब तक पोर्टल ये चीज लगा नहीं सकता, क्योंकि पोर्टल पे इसका हक नहीं है। तो आपको एक ये वाली चीज भी क्लियर करनी है, ये कहीं पर भी नहीं आया है, लेकिन पोर्टल पर कुछ समय के लिए ये आया था, ठीक है। अभी अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बताइएगा कि क्या आपके पोर्टल पर भी ये आया था या नहीं, ठीक है। एक ये चेंजेस आने वाला है, इस बजट से आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी ये इम्पैक्ट हो सकता है। और इसमें आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा जब आप उसे चलवाने जाओगे, ठीक है ना। तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भाई डिफरेंस क्या है, DRC 03 से क्यों नहीं पे कर रहे, तो फिर आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए, यहां तक कोई चेंजेस है क्या? तो जो हमारा सेशन का फर्स्ट पार्ट था कि भाई रिसेंट चेंजेस इन GST, वो मैंने यहाँ पर क्लियर करा है। यहां तक किसी को भैया कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है मेरे से, ठीक है, नहीं तो मैं अगले सेशन पे चलूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो वो अनम्यूट करके पूछ ले, या चैट सर बॉक्स में मेरी पूछ। क्वेरी थी इसमें। जी जी सचिन जी बताएं। सर जैसे ईवी बिल के रिगार्डिंग क्वेरी थी। ईवी जी बिल में पहले हम 100% ऑफ टैक्स अमाउंट और जी 100% ऑफ पेनल्टी जमा कराते थे। जी तो अब जैसे सर मैंने 100% टैक्स जी बोलिए बोलिए। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को।
सर अभी ठीक है, मैं कह रहा था सर, ठीक अब है। मैं जब अपनी GST 3B फाइल करना चाहता हूँ तो उसमें भी हाँ। मेरे को सेम वो टैक्स लायबिलिटी दोबारा जमा करानी पड़ेगी जो मैं पेनल्टी के तौर पे पे देखिए चुका हूँ। यहाँ पर इस चीज को समझना है आपको कि जब आपने ई वे बिल का वोलेशन करा, हाँ जी, ठीक है ना, तो उन्होंने हाँ क्या जी, करा है, उन्होंने क्या करा, ये पेनल्टी लगाई है 200%। ठीक है सर। ये पेनल्टी लगाई है, तो इनके बदले में ये जो पेनल्टी लगी है, तो टैक्स तो आपको जो अपनी 3B में दिखाना है वो दिखाना ही दिखाना है, ठीक है ना, उससे अच्छा आप नहीं ठीक बच है सर। सकते। ये 200% की पेनल्टी अलग है, वो कंफ्यूजन पहले थी, इसीलिए तो इन्होंने पेनल्टी वर्ड डाला है टैक्स को हटाकर। और किसी का कोई डाउट है ठीक है तो सर, ठीक। जी, और किसी का कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर नोटिस पे चलते हैं। तो जितनी भी हमारी देखिए चेंजेस बहुत सारे हैं, जितने भी मेन चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं नोटिस की। अब आप क्या है कि जितने लोग 3B1 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये मानना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे को नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर हल्की सी भी गड़बड़ है वहां पर नोटिस आ रहे हैं। अब मैं नोटिस के टाइप लिख देता हूं, मतलब कि किस किस तरह के हमारे पास नोटिस आ रहे हैं, और उसमें हमारा जर्नली क्या क्या रिप्लाई होना चाहिए, जिससे कि देखो नोटिस आना कोई गलत नहीं है, ठीक है, नोटिस आ जाता है, लेकिन गलत कब है कि जब वो नोटिस हमारा डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप नोटिस का सही से रिप्लाई दोगे तो वहां पर प्रोसीडिंग वही ड्रॉप हो जाएगी। नोटिस आया लेट सपोज आपको ASMT 10 में, ठीक है ना, आपने उसका रिप्लाई कर दिया ASMT 11 में, और अगर आपका रिप्लाई प्रॉपर है तो आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। अगर आपको नोटिस में प्रॉपर रिप्लाई नहीं देते हो तो वहां पर ये चांस है कि अब नोटिस के बाद आपको ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर के में आपको अपील में जाना पड़े और अननेसेसरी आपका टाइम मनी बेकार। तो अब नोटिस है कैसे कैसे और उनमें हमारा क्या क्या सॉल्यूशन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो ASMT 10 आजकल जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं 2B/2A वर्सेस GSTR 3B। वो क्या कह रहे हैं कि भाई तुमने जो ITC लिया GSTR 3B में, वो ITC आपका ज्यादा है 2A और 2B से, तो आप ये डिफरेंस अमाउंट पे करें, और क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आया है। अब जब इस तरह का नोटिस आता है तो इस तरह के नोटिस में हमारे को घबराना नहीं होता। इस तरह के नोटिस में सबसे पहले हमारे को ये वर्किंग करनी होती है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है, चाहे वो डिफरेंस 2 लाख का है, चाहे वो डिफरेंस 20 लाख का या 2 करोड़ का है, ये डिफरेंस किस वजह से है। अगर उस डिफरेंस की आपको वजह पता लग जाए और आपको ये पता लग जाए कि वजह क्या है कि भाई 3B में जो मैंने ITC लिया है उसमें पिछले साल का भी ITC है, ठीक है ना, लास्ट ईयर का भी ITC मैंने कुछ ले रखा है, तो अगर आपको ये रीजन पता लग जाता है और उस रीजन की वजह से आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती, तो आप ASMT 11 में पूरा ब्रीफ करके उसका रिप्लाई दें, अच्छे से टाइम लगाकर रिप्लाई बनाएं, जिससे कि आपकी प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाए। अब आपको लगेगा सर हम कैसे कह सकते हैं किस किस केसेस में जेन्युइन है, किस किस केसेस में नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके 2A 2B में ITC नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब आपके सप्लायर ने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। गड़बड़ क्या करी है, कई तरह की गड़बड़ है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। पहले तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि डिफरेंस क्यों है, किन सप्लायर की वजह से। अब पहला क्या है कि पहली गड़बड़ क्या है कि सप्लायर ने टैक्सी डिपॉजिट नहीं करा, ना GSTR 1 भरी, ना 3B भरी, या कुछ भी है, उसने टैक्स डिपॉजिट नहीं करा, और आज की डेट में जब आप उसे फोन करते हो वो ट्रेसेबल भी नहीं है। तो क्या इस वाले केस में अगर मैं रिप्लाई डालता हूं क्या मैं जीत पाऊंगा, तो यहां पर चांसेस बहुत कम है। चांसेस बहुत कम क्यों है, आप कहोगे सर मेरे पास बिल भी है, मैंने पेमेंट भी करी है। मैंने कहा भैया तूने सब कुछ करा, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, और जब तक गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो सेक्शन 16 की जो कंडीशन है टैक्स हैज बीन पेड, वो फुलफिल नहीं होगी। तो इस वाले केस में तुम्हें डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो आप DRC 03 से डिपॉजिट कर दो, ठीक है। लेकिन दूसरा केस क्या है कि आपके जो सप्लायर है
उसने अपनी GSTR1 लेट फाइल करी है, ठीक है ना, GSTR1 लेट फाइल करी है तो इस वजह से 2B में नहीं आ रहा, या कोई भी B2C में डाल दी है, ठीक है, B2B में डालना था, B2C में डाल दिया, GSTR1 लेट फाइल करी इसलिए नहीं आ रहा। मतलब कि सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है। तो उस वाले केस में अगर आपको नोटिस आता है डिफरेंस का, तो आप उसका रिप्लाई दें और उसे केस को फाइट करें, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर टैक्स पेड नहीं है तो यहां पर आपके जीतने के चांसेस कम है, आपको इस चीज को यहां पर समझना है, ठीक है। तो 2A वर्सेस 3B के जो नोटिस आएंगे, इसमें सबसे पहली वर्किंग ये है कि आपको डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस किस वजह से हुआ। अगर B2C की वजह से डिफरेंस है, एक सर्टिफिकेट ले लो, इंडिमनिटी बॉन्ड ले लो, लेकिन आप उन्हें बोलो कि भाई अगर मेरे सप्लायर ने गलती करी है, और अगर लेट सपोज ये वाले नोटिस 17-18 के हैं, 18-19 के हैं, जब तक रूल 36(4) आया ही नहीं था तब तक तो आपको जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो कुछ ऐसा था ही नहीं ना। तो मेरे सप्लायर ने अगर B2C में डाल दिया और वो आज ये कह रहा है इस चीज को कि मैंने B2C में डाल दिया, फर्दर किसी में गलत डाल दिया और उसने ITC नहीं लिया, तो उस केस में टैक्स तो पेड हुआ ही है ना, तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा पहली तरह के नोटिस में। अब इसमें एक दूसरा नोटिस जो आ रहा है, भाई 2A वर्सेस 3B हो गया। अब जो दूसरा नोटिस जो आ रहा है, अब दूसरा नोटिस तो आपका बड़ा ही कॉमन है, जो आपकी GSTR 3B वर्सेस GSTR 1 आ रहा है, ठीक है ना। ये तो आप बड़ा सिंपल सा रिप्लाई इसमें कर दोगे। आपको इसमें ये चेक करना होगा, ये क्या कह रहे हैं कि भाई GSTR 1 की आपकी सेल ज्यादा है, आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा, और 3B में आपने कम दिखाई है, ये नोटिस आ रहे हैं। अब इस नोटिस का रिप्लाई बड़ा आसान है, आपको पहले चेक करना है, भाई देखो अगर आपकी जेन्युइन कोई नोटिस आया, जेन्युइन आपकी चीजों में गलती थी, ठीक है ना, तो अगर आपको कोई नोटिस आया भाई वो आप जमा करो, उसमें कोई मतलब ही नहीं। लेकिन लेट सपोज GSTR 1 मैंने सेल डाल दी और सेल मैंने B2C में डाली है, मेरे जो अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल है, जिसने भी गलती से 20 लाख रुपए की सेल ज्यादा डाल दी, हम ये बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर लेट सपोज 20-21 की, 20-21 में सेल ज्यादा डाल दी, अब हुआ क्या पता ही नहीं चला, 3B और 1 जाए जा रही है, GSTR 1 में सेल ज्यादा है। अब दिसंबर में बैठकर जब हमने ऑडिट करा, दिसंबर 2021 में, तब हमें पता चला यार ये तो सेल ज्यादा डल गई GSTR 1 में। मीनवाइल तभी नोटिस आ जाता है कि भाई आपकी GSTR 1 की लायबिलिटी इतनी है, तो आप हमें टैक्स जमा करो। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो आपने गलती करी है उस गलती को सुधार लेना है। सुधारोगे कैसे? GSTR 1 को तो अमेंड अब नहीं कर सकते, अगर GSTR 1 में टाइम है अमेंडमेंट का तो आप उसमें अमेंड करें, लेकिन अगर उसका टाइम निकल गया है, अगर उसका टाइम निकल गया है तो आप क्या करो, अपनी GSTR 9 को फाइल करो और 9 में अपनी सही सेल दिखाओ जो GSTR 3B में, प्लस में जो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है जो CS साहब ने साइन करी है उसमें आपकी सेल 3B वाली आ रही है, जो आपने अपनी ITR फाइल करी है उसमें आपकी सेल 3B वाली आ रही है। तो सिर्फ एक गलती होने की वजह से कि मैंने GSTR 1 में अपनी सेल डाल दी थी और अब आप उसे ही लेकर बैठे हैं, तो आप मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकते, मेरे से टैक्स रिकवर नहीं कर सकते। तो आप ये सारी सपोर्टिंग लगा दीजिए इस वाले केस में, ठीक है, और अपनी सेल को जस्टिफाई कर दीजिए और ये गलती मान लीजिए कि हाँ सर GSTR 1 की सेल गलत थी, ठीक है ना, लेकिन मैं उसे अमेंड नहीं कर पाया क्योंकि अमेंडमेंट का भी टाइम जा चुका था, क्योंकि सेक्शन 37(3) में अमेंडमेंट का टाइम लिखा हुआ है, नहीं तो मैं उसे अमेंड कर देता। तो यहाँ पर अगर आपका गलत सेल GSTR 1 में चली गई और आपको नोटिस आ रहा है तो आप उसे एक्सप्लेन करें कि भैया डिफरेंस किस वजह से। सबसे पहली चीज, जब भी कभी डिफरेंस के नोटिस आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस किस वजह से। क्लियर हो गया? अब आती है तीसरा नोटिस जो आजकल बहुत आ रहा है, वो आ रहा है जो आपने GSTR 9 सबमिट करी है उसे लेकर। अब ये जो GSTR 9 सबमिट करी है उसे लेकर क्या नोटिस आ रहा है, जो बहुत कॉमन नोटिस है, ये नोटिस जो हमारा फर्स्ट टाइप का नोटिस है इससे काफी मिलता जुलता है। अब ये नोटिस क्या है
ये कहता है जीएसटीआर 9 के अंदर आपने कॉलम देखे होंगे, टेबल्स देखी होंगी। एक हमारी टेबल उसमें होती है टेबल 8, हम टेबल 8 है बोलते हैं, जिसमें हमारा ऑटो पॉपुलेटेड आईटीसी आता है कि हमारे सप्लायर ने कितना आईटीसी जमा करा। अब लेट सपोज ये फिगर आ रही है 1 लाख रुपए, लेकिन 8B में वो आईटीसी आता है जो आपने क्लेम करा, और यहां पर फिगर वो आ रही है 1.5 लाख रुपए। तो यहां पर एक नोटिस ये आ रहा है कि भाई आपने जो आईटीसी क्लेम करा है जीएसटीआर 9 में वो ज्यादा है 8A से, और हमने हर बार अपने सेशंस में बताया है कि इस तरह का नोटिस आपको आएगा अगर आपका टेबल 8A में डिफरेंस है। तो अगर इस तरह का डिफरेंस का नोटिस आता है, फिर अगेन कहूंगा कि डिफरेंस को पता करो, किस वजह से उन सप्लायर को ट्रेस करो, और अगर आपकी सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है विद रूल्स, तो आपके आईटीसी को कोई नहीं रोकेगा, आपको आईटीसी मिलेगा। ये तीसरा नोटिस जीएसटीआर 9 का इस तरह का आपको आ रहा है, ठीक है, जिसे आपको फेस करना है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। यहां तक के नोटिस में या किसी में कोई डाउट है तो बताए, किसी को है तो बताए, अनम्यूट कर ले अपने आप को या चैट बॉक्स में मेरे से पूछ ले, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ सकता है, अनम्यूट कर सकता है, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक डाउट है किसी को? भैया सब लोग सुन भी रहे हैं, कोई चैट बॉक्स में कुछ नहीं लिख रहा। सब लोगों ने अपने आप की वीडियो भी सबने ऑफ कर रखी है, किसी ने वीडियो ऑन ही नहीं कर रखी। हाँ चलो, 2-4 लोग कह रहे हैं कि ठीक है चलते रहो, चलिए गो अहेड, ठीक है जी। चलिए मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप सब लोग, चाहे जिसने वीडियो ऑफ कर रखी है ऑन कर रखी है, मानकर चल रहा हूँ सेशन को अच्छे से समझ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, नोटिंग कर रहे होंगे कोई चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो रही है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम अगले नोटिस की तरफ चलते हैं कि अगला नोटिस हमारा किस तरह का आ रहा है, ठीक है। हमारे ये 3 नोटिस बहुत कॉमन है, जिसका रिप्लाई भी बहुत कॉमन है, ठीक है ना। चौथा नोटिस जो हमारे को आता है, ठीक है, अगर हमारा कोई नोटिस 16/4 के लिए आ रहा है, 16/4 इन द सेंस कि भाई आपने, हालांकि नोटिस का आना कम हो गया है क्योंकि सबको नोटिस ये सर्व किए जा चुके हैं, ठीक है। ये नोटिस जो हमारा 16/4 का आ रहा है, 16/4 का नोटिस क्या आ रहा है कि भाई आपने अपनी 3B, ठीक है ना, आपने जो अपनी 3B है वो लेट फाइल करी है, मतलब कि आपने ड्यू डेट के बाद आईटीसी क्लेम करा है, तो हम आपका ये आईटीसी रिवर्स कराना चाहते हैं। अब आप बताओ इसमें क्या करो। तो इसका आंसर मैं अगर क्लाइंट को बोलूं, भाई अब देखो यहाँ पर मेरे को लड़ना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। सर लिख तो नहीं रहे, समझ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि जितनी चीजों को आप लिखोगे वो चीजें आपको ज्यादा समझ आएगी। चाहे आपकी जिंदगी का कोई गोल है, चाहे कुछ भी है, तो हैबिट डालिए लिखने की, सुनने से ज्यादा लिखने की हैबिट भी आपको साथ साथ करनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको और चीजें अच्छे से आए, ठीक है। अब हम अगली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 16/4 का नोटिस है, अगर मेरे पास किसी क्लाइंट का आता है, वो कहता है सर क्या करूं, मैं उससे पूछता हूँ कि भाई अमाउंट बताओ कितना है। अगर अमाउंट उसका ज्यादा हो कम हो, ठीक है, देखो एज पर लो, तो अगर मैं आज के दिन के लो की बात करूं, तो भाई अगर 16/4 का कोई नोटिस आता है तो एज पर लो तो तुम्हारा वो आईटीसी रिवर्स होगा। लेकिन कई बार क्या है, अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, आप लोग रिवर्स नहीं करना चाहते हैं, तो भाई इस केस को फाइट कर लो। क्या पता गवर्नमेंट कब 16/4 की टाइम लिमिट बढ़ा दे, ये तो एक लक बाई चांस। लेकिन अगर आप प्रिंसिपली बात करोगे तो यहाँ पर डिपार्टमेंट का ये नोटिस बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते डिपार्टमेंट के इस नोटिस को लेकर, ठीक है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ इसका रिप्लाई देना है कि भाई मेरा आईटीसी वैलिड है, मैंने लेट फीस पे कर दी है, तो मेरे पे डबल हरासमेंट क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 16 आई थिंक है, उसे मेंशन करना है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की चीजों को मेंशन करना है, बस फाइट करना है। लेकिन एज पर लो तो डिपार्टमेंट यहाँ सही है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो नोटिस आ रहे हैं वो आ रहे हैं बोकस आईटीसी के, बोकस आईटीसी और डीलर के। अब ये जो बोकस आईटीसी डीलर के नोटिस है, इसमें वो आईटीसी रिवर्स करने की बात करते हैं, ठीक है ना।
आईटीसी रिवर्स करने की बात करते हैं। या इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ कि कई बार जो मेरे सर एक 2A क्वेश्चन है। जी जी बताइए कवलजीत जी। सर 2017 फाइनेंशियल ईयर 17-18 का एक नोटिस आया था, उसमें 3B में तो नोटिस में लिखा हुआ है कि 13 लाख के आसपास हमने 3B में लिया था, लेकिन क्या 2A में हाँ 10,98,000 के आसपास तो रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उन्होंने 2 लाख की डिमांड निकाल दी, लेकिन हमारे जी पास सब इनवॉइस है, हमारे पास सब कुछ है। नहीं, तो जिन पार्टियों के इनवॉइस नहीं आ रहे थे 2A में उनसे बात करिए, वो क्या कहते हैं। नहीं जो वो क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी, तो B2C में डाल दिया था हमने, तो हाँ उन्होंने B2C में डाल दिया था। उन्होंने B2C में डाल दिया, तो इसलिए हमें मिला बस नहीं। बस यही वाली चीज उनसे उनके लेटर हेड पे लिखवा ले, अच्छा जी। उनसे उनके लेटर हेड पे इंडेमनिटी बॉन्ड पे लिखवा ले। क्या लिखवाएंगे उसमें, आपको यही चीज लिखवानी है कि भाई मैंने ये सेल करी थी मिस्टर रामलाल को, आपकी पार्टी जो भी है, हाँ जी। ठीक है ना, जो कि मेरी टेबल नंबर 4 में जानी थी, B2B सप्लाई थी, लेकिन गलती से मेरे अकाउंटेंट ने उसे B2C में डाल दिया, टेबल नंबर 7 में, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये वाले जो इनवॉइसेस है वो सामने वाले के 2A 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। मैं इस गलती को सुधारना चाहता था, लेकिन टाइम लिमिट निकल गई तो मैं इस गलती को सुधार भी नहीं पाया। लेकिन इन बिलों पर जो मैंने इशू करे हैं B2B के इनवॉइसेस, वो बिलों की सारी सीरीज आप डाल देंगे, नंबर्स डाल देंगे, इन बिलों के ऊपर मैंने टैक्स पूरा पे किया है, और जो मेरा रिसिपिएंट है उसकी भी सेक्शन 16 की जो कंडीशंस है, चारों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो इसका आईटीसी मेरे रिसिपिएंट को बाइज्जत दिया जाए। तो सर ये सारे सप्लायर से लेना पड़ेगा हमें वैसे? बिल्कुल सारे से लेना पड़ेगा। सर एक बात बताओ, 17-18 की कहानी है, कोई ट्रेसेबल कैसे हो रहा है? सारे न्यू वाले नहीं आप समझो ना, देखो आपको, देखिए ऐसा आप नहीं कह सकते, एज ए प्रोफेशनल अगर मैं बात करूं, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने तो जब अकाउंटिंग करी, जब मैंने ऑडिट करा, तो मैंने 2A तो चेक करा ही ना उस टाइम पे अपने 3B से। अगर मैंने चेक नहीं करा तो मेरी गलती है। अगर मेरे को वहां पर डिफरेंस आ रहा था 2 लाख रुपए का, तो ऐसा तो नहीं वो डिफरेंस आज आ रहा है तब नहीं आ रहा था, बिल्कुल सर, ये बात भी ठीक है ना। तो या तो उस टाइम पर ही आप क्लाइंट को बोल देते। अभी मैंने जितने भी काम करे हैं, तो मैंने क्लाइंटों को बोला है कि भाई इस केस में नोटिस आ सकता है, आप अपने सप्लायर से लिखवा के ले लो ये चीजें। अगर अभी नहीं लोगे, कल को जब नोटिस आएगा तब देनी पड़ेगी। तो इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डिपार्टमेंट ये कह तो रहा है कि पेमेंट कंफर्मेशन दे दो हमें, तो यूपी का केस है ये, कह रहा है हाँ, तो पेमेंट पेमेंट कंफर्मेशन दे दो। बैंक स्टेटमेंट वगैरह जो भी है मतलब। हाँ, जब आप पे सारी चीजें दिक्कत है तो डरने की क्या बात है, अच्छा, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी का कोई केस इसमें? इसमें ना एक केस मैं आपको और इंटरेस्टेड केस बना रहा हूं इसमें। एक तो बोकस आईटीसी का केस है, एक केस इसमें जो बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, वो क्या हो रहा है हेलो कि मेरे, जी जी सर, सॉरी एक और है बस छोटा। जी बताएं। सर अब कॉन्ट्रैक्टर है, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन उनकी इनपुट ले लिया हमने, गाड़ी परचेज करी थी कार, तो उसका हाँ इनपुट ले लिया। हाँ अब वो नोटिस आ गया कि इसका तो इनपुट आपको अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब आप इस चीज को समझिए। अभी तो तुम्हारे को कार का नोटिस आया है, अभी अगर आपने एप्पल फोन खरीदा है उसका भी नोटिस आने वाला है, ठीक है ना। आपने कुछ भी चीज खरीदा उसका नोटिस आ सकता है। अब ये जो कार है उसका नोटिस आया, तो गलत क्या है? उनका तो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, वो अपनी जगह काफी हद तक सही है, क्योंकि इनपुट क्लेम नहीं मिलेगा। काफी हद तक नहीं, पूरे ही सही है, हाँ जी, सही ठीक है ना। वो 17/5 में ब्लॉक आईटीसी, आपने उसका आईटीसी ले लो, बोल दो जी गलती हो गई, गलती से ले लिया, अब रिवर्स कर देते हैं, ब्याज ले लो। तो उसमें इसमें मैं मेरी ये क्वेश्चनिंग थी कि जैसे हमारे पास इनपुट अवेलेबल है बुक्स में, तो क्या उससे रिवर्स कर सकते हैं वो लोग, या हमसे पैसा ही लेंगे? अब इस चीज को समझो, यहां पर जो डिपार्टमेंट ये कह रहा है, इसमें डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि ये जो मैंने नोटिस भेजा, इसकी पेमेंट आईटीसी से नहीं लूंगा, इसकी पेमेंट तो मैं कैश से लूंगा। अच्छा, वो कह रहा है DRC 03 से कैश लेजर से पे करो। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट से जब वो कहता है कि कैश लेजर से पे करो, आईटीसी से पे मत करो, तो डिपार्टमेंट से बोलो भाई ऐसा लिखा है, पहले तो ये बताओ तुम्हारी कोई भी लाइबिलिटी है तो सेक्शन 49, अच्छा जी। अगर आप सेक्शन 49 पढ़ते हो तो उसमें सेक्शन 49 में लिखा हुआ है कि आप उसे पे कर सकते हो। यहां तो ऐसा कहीं मना है ही नहीं। और अगर ऐसा लॉ में वो आपको कहीं लिखा दिखा दे तो हमें भी दिखाना
कि वो आपको क्या पढ़कर बता रहे हैं, और साथ में ये भी चीज बोलो कि अगर गलत हूं मैं तो पोर्टल मुझे इसको करने को क्यों दे रहा है। अच्छा ठीक है जी, भाई पोर्टल भी तो DRC03 से पे, क्लैरिकल मिस्टेक बोल देंगे हम तो जी उनको। ठीक है ना जी। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर ये दो चीजों का जवाब मांगना है, तो आप उसे क्रेडिट लेजर से ही पे करें, अगर आप पे क्रेडिट लेजर है, वो क्रेडिट में बहुत है जी, बहुत input बहुत है, उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको बचना है डिस्प्यूट से तो हाँ कैश जी। लेजर से कर दो, लेकिन छोटी वो सी- कैश लेजर से करा रहे हैं, वो छोटी सी- नहीं कराना चाहिए उन्हें। छोटी सी चीज और कि गवर्नमेंट जो इनपुट क्रेडिट लेजर में इनपुट तो पड़ा हुआ है, तो उसमें हम, तो उसमें वो इंटरेस्ट और पेनल्टी तो नहीं लगाएंगे अलग से, क्योंकि हमने कोई मिस यूज तो नहीं कर लिया ना उसका नहीं अल्टीमेटली। नहीं, उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अगर पेनल्टी वो लगाते भी है, ठीक है, तो वो सेक्शन 73 में लगाएंगे, तो आप बोल दीजिएगा उस टाइम पर कि लोगों की जानकारी नहीं थी, टैक्स दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे हम, ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से पेनल्टी बच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ठीक है। सर हाँ, इसमें फोन के इनपुट में क्या दिक्कत होगी, क्या इशू आएगा? अब फोन के इनपुट में क्या इशू आ रहा है बंसल जी, उसमें आपको नोटिस नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो। वो नोटिस किसे आएगा, लेट सपोज कपिल जैन है, ठीक है ना, कपिल ठीक है जैन सर। के, कपिल जैन के ना 10 फ्रेंड है, ठीक है ना, और सब ठीक है। दोस्तों को ये पता है कि कपिल जैन के पास GST नंबर है। तो कपिल जैन ने क्या करा है कि सब दोस्तों को कहता है कि जब भी तुझे कोई फोन लेना हो तो मुझे बताइए। तो कपिल जैन क्या करता है, सब दोस्तों को 1-1 लाख रुपए के एप्पल के फोन जब भी लेने होते हैं वो कपिल जैन के GST नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है सर। ठीक है ना, और वो 50-50 30-40 जी सर। करके बांट लेते हैं, ठीक है ना। कपिल जैन भी खुश, उनका दोस्त भी खुश। लेकिन कपिल जैन की जो GST की टर्नओवर है वो 10 लाख ही है, 5 लाख ही है, और उसमें 15 एप्पल के फोन आ रहे हैं 15 लाख के। तो क्या ये जस्टिफाई है कि बिजनेस में यूज हो रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है सर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको नोटिस आ रहा है, ठीक है, जिसमें ना उल्टा सीधा ITC लिया हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, मैं एक बहुत अच्छा केस डिस्कस कर रहा था, ठीक है ना, उस केस को समझिएगा, वो आपके साथ भी आ सकता है। हुआ क्या, मेरी बात को समझना, कि अभी एक का हम ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, तो ऑडिट करते करते हमने पार्टी से बोला कि आप हमारे को क्रेडिटर्स की कंफर्मेशन ला दो, ठीक है जी। क्रेडिटर्स की हमने बोला कंफर्मेशन ला दो। जब क्रेडिटर्स ने कंफर्मेशन दी तो हमने क्या देखा कि 2 परचेज के बिल थे, वो हमने अपने में एंट्री कर रखे थे, ठीक है, लेकिन जो क्रेडिटर ने अपनी स्टेटमेंट दी उसमें वो 2 बिल थे ही नहीं। अब जब वो 2 बिल नहीं थे, हमने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब हमारे पास तो बिल लगे हुए हैं फाइलों में, और आप कह रहे हो मैंने सेल ही नहीं करा। वो कहता जी मैंने तो बिल डालकर फिर वो डिलीट कर दिए थे, ठीक है ना, या किसी और पार्टी के नाम पर चढ़ा दिए थे, ठीक है, गलती से चले गए थे वो बिल, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, तो नोटिस तो कभी भी आ सकता है कि भाई तुम्हारा 3B ज्यादा है और 2A 2B कम है, क्योंकि हुआ क्या, पहले तो ये 2A 2B बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में पार्टी ने वो बिल को हमारे नाम के साथ साथ किसी और में भी चढ़ा दिए, ठीक है ना, तो ये सामने वाले को दिक्कत आ गई। तो अब हमने अपनी पार्टी से बोला कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी 2 परचेजेज कम है। उसने कहा कोई बात नहीं जैन साहब, इस पर ना GST भी जमा करा देते हैं और साथ में इंटरेस्ट भी जमा करा देते हैं नोटिस आने से पहले। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कि जैसे ही तुम GST और इंटरेस्ट इस पे जमा कराओगे, ये बात है फाइनेंशियल ईयर 19-20 की, तो मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी तो परचेज भी, अब आप ये समझना 2 चीजों में बड़ा डिफरेंस है। एक तो डिफरेंस क्या है, बोकस ITC, एक वर्ड है बोकस ITC, फेक ITC, एक वर्ड है बोकस परचेज। इन दोनों वर्ड्स में अंतर है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास बिल है, माल है, सब कुछ है, लेकिन मेरे सप्लायर ने टैक्स पेड नहीं करा, मेरे सप्लायर ने टैक्स पेड नहीं करा, ठीक है ना, या B2C में डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, मेरे ITC पर दिक्कत है, मैं उस ITC को रिवर्स कर रहा हूं और विद इंटरेस्ट जमा करा रहा हूं। लेकिन अगर ये प्रूव हो रहा है कि ये बोकस परचेज है, कि ये तुम्हारी परचेज थी ही नहीं कभी भी, तो उस वाली केस में ये मत सोचना
कि तुमने जीएसटी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया और तुम बच गए। जैसे ही वो परचेज हटेगी तो P&L भी, तो परचेज खत्म हो गई। वो जब वो बोगस परचेज है तो है ही नहीं ना फिर परचेज। तो जितनी परचेज आपने डाली थी 20 लाख की, तो क्या इधर 20 लाख का प्रॉफिट नहीं बढ़ जाएगा इनकम टैक्स में? तो आपको ये चीज सोचनी है कि अगर आप अपने किसी क्लाइंट की आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं तो आपको ये चीज भी सोचनी है कि आईटीसी में रिवर्स क्यों कर रहा हूं, बोकस परचेज की वजह से या आईटीसी की वजह से। अगर आईटीसी की वजह से कर रहे हैं तो इनकम टैक्स में कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर वो बोकस परचेज निकल गई तो आपको इनकम टैक्स में भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉफिट उतने अमाउंट से बढ़ जाएगा, क्योंकि उस परचेज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। ये चीज आपको समझकर चलनी है। तो अगर इस तरह का कोई बोकस आईटीसी का आपके पास नोटिस आता है, उस नोटिस को आप बहुत अच्छे से फाइट करें। अगर आप अपने आप में ये एडमिट कर लेते हैं ये बोकस परचेज थी, तो जीएसटी के साथ साथ इनकम टैक्स का भी इम्प्लीमेंटेशन देखें। ठीक है ना? क्लियर है ये वाली चीज? आपको अगर क्लियर है तो मैं फिर आगे चलता हूं। बोलिए, यहां तक की चीजें क्लियर है? हाँ जी, यस सर, यस सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो बोकस आईटीसी डीलर का भी एक जो नोटिस आता है तो आप इसे हैंडल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको लगभग 5 तरह के नोटिस बताए। ठीक है, कोई और नोटिस आपकी नजर में है तो मुझे बताएं कि सर इस तरह का नोटिस भी हमारे को आ रहा है, हम इसे कैसे फेस करें। कोई आपकी समझ रहे हैं जी? चलिए बढ़िया, धन्यवाद आप लोग अगर समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई और नोटिस है आपकी नजरों में जो इस तरह का कोई नोटिस आता हो? हाँ जी, कोई और नोटिस? देखिए भाई, एक जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नोटिस है, सस्पेंशन का नोटिस है, वो नोटिस आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। उसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है। उसमें सिर्फ आपको जो भी आपका सस्पेंड हुआ है या कैंसिल हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, वो रीजन दूर कर दो, आपका वो नोटिस क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो नोटिस वाला फंडा है, ठीक है ना, कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए आ रहा है, तो आप वहां पर उसे रिप्लाई डाल सकते हो। ठीक है ना? इसके अलावा और कोई नोटिस जो आपके मन में हो? ठीक है, आपके मन में कोई और नोटिस होगी सर? ये नोटिस भी? यस सर, एक नोटिस है सर। हाँ जी सर, उसमें नोटिस में हमारा मतलब एक्सपोर्ट की टर्नओवर थोड़ी मिस हो गई 2-3 महीने की। अब दिक्कत ये आ जाएगी कि इनकम टैक्स से मैच नहीं होगा जब हम 26 निकालते हैं तो उस केस में क्या हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं ठीक करके उसको? हाँ बिल्कुल, एनुअल रिटर्न फाइल कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है जी? नहीं फिर कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। एक नोटिस कुछ लोगों को आ रहे हैं, ई वे बिल वर्सेस जीएसटीआर 1 और 3, कि कई स्टेट्स में, कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर उनका ई वे बिल का डेटा चेक किया जा रहा है, और अगर आपके ई वे बिल में, ठीक है ना, ठीक है, ये आ रहा है ना ई वे बिल वैल्यू और जीएसटीआर 1, बिल्कुल इन केस ऑफ जॉब वर्क, ठीक है ना, आ रहा हूं मैं। अब यहाँ पर जो ई वे बिल का डेटा है और जीएसटीआर 1 और 3B का डेटा, इसमें मिसमैच आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कई बार जो डिपार्टमेंट है, आपको लगता है उसे पता नहीं है, तो आप ई वे बिल धड़ाधड़ निकालते जा रहे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, समझना क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हर व्यक्ति को जीएसटी नंबर डालना बड़ा कंपलसरी है अपनी दुकान के नाम पे सब कुछ। अब हुआ क्या, समझना, मेरी लक्ष्मी नगर में शॉप है, ठीक है ना, मेरी लक्ष्मी नगर में शॉप है, तो मैंने क्या करा, मुझे माल मंगाना था, लेट सपोज कि यूपी से माल मंगाना था और दिल्ली में मेरी शॉप है। तो मैंने क्या करा, मैं सोच रहा था कि यार इस माल को ना पक्के में ना मंगाऊं, इसे कच्चे के कच्चे में दिखा दूं, जैसे मर्जी कर दूं। तो कई बार मैं क्या कर रहा हूं कि ई वे बिल जब जनरेट करने की बारी आ रही है ना, तो मैं अपना जीएसटी नंबर नहीं दे रहा, मैंने पड़ोसी का जीएसटी नंबर दे दिया, और कहा कि भाई माल भेज दे। अब भाई ट्रांसपोर्टर ने बिल बनाया, सब चीजें बनाई, ठीक है, जो भी मेरा सप्लायर था उसने बिल बनाया, बराबर में मेरी दुकान थी,
ठीक है, और जब माल आया तो माल वो मैंने अपना रिसीव कर लिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे? हमने ट्रांसपोर्टर से बात करी कि भैया ऐसे ऐसे माल आएगा, क्योंकि साइट ट्रांजेक्शन तो मुझे ही पता है, जब आया तो मैंने रिसीव कर लिया। अब जो मेरा बराबर वाला दुकानदार था, उसके जीएसटीएन नंबर पर बिना परचेज करे इनवर्ड सप्लाई में बहुत सारा इनपुट है, जबकि उसने वो परचेज करा ही नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये लोग ई वे बिल का डेटा और GSTR 1 और 3B का डेटा दे रहे हैं। ये तो मैं ऐसी सिचुएशन बता रहा हूँ कि जो बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ऐसी हो रही है, लेकिन किसी भी वजह से डिफरेंस आपका आ सकता है। तो जब ये डिफरेंस आ रहा है तो हमारे को जो नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, तो उस नोटिस में हमारे को ये देखना है कि भाई हमने ई वे बिल में क्या इनवर्ड आउटवर्ड है और फिजिकल में क्या है, और फिर उसका डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्यों है। कई बार डिफरेंस का एक वैलिड रीजन है। वैलिड रीजन क्या है कि भाई कोई भी रीजन आप देख सकते हो कि भाई कई जगह पर ई वे बिल एप्लीकेबल ही नहीं था, इस वजह से मैंने उसके बनाया ही नहीं ई वे बिल। तो जो भी आपके डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, वो आप सारे के सारे डिफरेंसेस को मेंशन करो। ठीक है, अगर आप वो मेंशन नहीं करोगे, वो चीजें नहीं निकालोगे, तब आपको दिक्कत है। और अगर आपको लगता है कि भाई ये गलत ई वे बिल बन गया था, ठीक है, तो आप वहां पर बोलो कि सर ये देखो ये वाला ई वे बिल गलत बन गया था और इसे मैं कैंसिल करा रहा था, लेकिन इसका कैंसिलेशन का टाइम निकल गया था, इस वजह से मैं इसे कैंसिल नहीं करा पाया, इस वजह से ई वे बिल और इसमें डिफरेंस है। तो अगर इस तरह से आप एक्सप्लेनेशन उन्हें दोगे और वो जस्टिफाई करते हैं, तो आपका नोटिस जो है वो ड्रॉप कर दिया जाएगा। ठीक है जी, और कोई नोटिस तो मेरी नजरों में नहीं है कि एक्चुअली ना मेरे को इसमें हेलो जी जी देवेश जी। हाँ, मेरा एक्चुअली कंसर्न इसमें ये था कि इन केस ऑफ जैसे जॉब वर्क के केस में जो बीइंग ए सप्लायर जॉब वर्कर जो ईवे बिल रेज कर रहा है, वो ईवे बिल के अंदर अपने को कंसाइनमेंट वैल्यू में विद मटेरियल वैल्यू उसका ईवे बिल जनरेट करना चाहिए, या सिर्फ मेरी जो जॉब वर्क चार्जेस है मैं उसी का ईवे बिल रेज करूँ? देखो पहली चीज आपको, हाँ जी। मैं देवेश जी आपको इसमें कंसेप्ट समझा देता हूँ क्या है। यहाँ पर इस चीज को समझिएगा, ठीक है, मैंने अपना माल भेजा जॉब वर्कर को, बिल्कुल ठीक है। अब जॉब वर्कर को जब मैं माल भेजता हूँ, मेरे गुड्स गए हैं, हाँ जी, ठीक है, गुड्स की मूवमेंट के लिए हमेशा ई वे बिल होता है, ठीक बिल्कुल है। ठीक जब है। मेरे गुड्स गए वो 1 लाख रुपए के थे। जब ये मेरे पास, मैंने जॉब वर्कर को बोला भाई इसमें, ठीक है, मटेरियल भी लगाना है जो तुम्हें लगाना है और तुम्हारा जॉब वर्क भी चार्ज है, उसने कहा ठीक है मैं तो इकट्ठे पैसे अपने लूंगा, ठीक है, और मेरा इस पे जॉब वर्क का चार्जेस रहेगा 30,000, ठीक है। अब आपको पता है कि जॉब वर्कर ने जो मटेरियल लगाया, जो चार्जेस लगाए, ठीक है ना, वो शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि वो सर्विस में आएंगे, और जब कोई चीज सर्विस में आएगी तो सर्विस के केस में ई वे बिल नहीं बनेगा। तो यहां पर जो होता है कि कई लोग सर्विस का ई वे बिल बनाते हैं, जो गलत है। यहां पर आपके पास गुड्स आए 1 लाख रुपए के, तो जब आप इसे गुड्स को भेज रहे हैं, ठीक है ना, जब आप गुड्स को भेज रहे हैं तब आप ई वे बिल बनाएंगे, लेकिन उसमें सर्विस का एलिमेंट आप ऐड नहीं करेंगे। सर्विस एलिमेंट ऐड नहीं होगा, बेसिक मतलब मटेरियल की वैल्यू ही जाएगी आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने का माल आया है उतने की ही जाएगी, नहीं तो आप अपने ITC 04 को मैच नहीं कर पाएंगे। नहीं, एक्चुअली मैं, हमारे केस में क्या है कि जो सप्लायर है, सप्लायर को जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने मेरे को जैसे फैब्रिक भेजा, फॉर मैं एक्चुअली गारमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसने मेरे को फैब्रिक भेजा 1 लाख रुपए का, 1000 मीटर, लाख रुपए का उसने आपने फैब्रिक कटिंग भेज दिया, करके शर्ट भेज दी, ठीक है। मैंने फिर उसके ऊपर फर्दर डाइंग या प्रिंटिंग करके मैंने उसके ऊपर अपने 20,000 रुपए के जो मेरे चार्जेस थे मैंने उसमें लोड किया, और मैंने बोला जी अब ये असाइनमेंट की वैल्यू 1,20,000 हो गई है। नहीं, आप ऐसे मैच नहीं कर पाएंगे कभी भी, आपका उसमें सर्विस एलिमेंट लगा है, आप उसे मैच ही नहीं कर पाएंगे। कल को रिकंसिलेशन होने लगा, वो कहेगा, अब आप मान लो ऐसे 10 ई वे बिल है, हाँ, तो वो माल आया है 1-1 लाख का, जा रहा है 12 लाख का, वो कहेगा ये कैसे हो गया? मेरा कपिल जी, मेरा कंसर्न था जॉब वर्कर के पर्सपेक्टिव से, प्रिंसिपल का कंसर्न नहीं है। एक्चुअली बीइंग ए जॉब वर्कर, मैं जो आउटवर्ड का ईवे बिल रेज कर रहा हूँ, उस ईवे बिल की वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए या 20,000 होनी चाहिए? 1 लाख। 1 लाख मतलब मेरे जॉब वर्क की जो वैल्यू है वो उसमें एड ऑन नहीं होनी चाहिए? एड ऑन नहीं होगी, आप तो अपना सर्विस का एक सेपरेट बिल दोगे, और सर्विस के बिल को अब कभी एक्चुअली भी अभी ना रिसेंटली हमारे क्लाइंट के ना डिपार्टमेंट की भी सर्च हुई थी, तो वहाँ डिपार्टमेंट कह रहा है जी आप इसमें 1 लाख रुपए की वैल्यू क्यों डाल रहे हो, आपके चार्जेस तो 20,000 है, 20,000 का ईवे बिल बनाइए। उन्हें बताते ना आपकी कि सेल इन्फ्लेट हो रही है, वो कह रहा है जी आपकी सेल 1 लाख रुपए की आ रही है, हम तो 1 लाख को डिमांड निकालेंगे आपकी। नहीं, पहली बात तो ये सेल नहीं है,
वो तो हमने उनको समझाया कि जी सेल नहीं तो हम आउटवर्ड सप्लाई है, ये तो हमारी, हम तो वैसे भेज रहे हैं, अदर देन सप्लाई में हम हाँ, तो मेटेरियल वापस कर अदर रहे देन हैं। सप्लाई, हाँ बस वो तो हमने उनको ब्रीफ किया, लेकिन वो कह रहे नई चीज, क्योंकि आपका एवीबी, हम एक्चुअली हमारे केस में क्या, हम जॉब वर्क कंपोनेंट अलग से दिखाते हैं 99 के अंदर, और मेटेरियल हाँ। कंपोनेंट अलग दिखा के 20,000 का मटेरियल जॉब वर्क वैल्यू डाल दी, 1 लाख रुपए का फैब्रिक डाला, 1,20,000 का एवेबल बना दिया, नहीं, तो एक कि मेरे 20 का इनवॉइस की जो वैल्यू है वो उससे मैच भी हो जाएगी, इसमें इतना जॉब वर्क कंपोनेंट है। अब नहीं डिपार्टमेंट हम 1 लाख रुपए को डिमांड रेस करने के लिए कह रहा है कि जब हम तो 1 लाख रुपए डिमांड रेस करेंगे, आप नहीं, वो गलत, वो बिल्कुल गलत है। 20,000 की है। बहुत बहुत आसानी से आप इस केस को जीत जाओगे, ठीक ओके, है ना। हाँ, बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं है। जब आप, हाँ जी, आपके पास बस प्रूफ होना चाहिए। हाँ जी, आपने वो सारा सेल, हमारा 1 to 1 मैचिंग है हमारे पास, ईवे बिल बिल्कुल वर्सेस इनवॉइस का हमारे पास मैचिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उस वाले मतलब में। ईवे बिल आपके हिसाब से 1 लाख का ही बनना चाहिए। बिल्कुल में 1 लाख का ही बनना चाहिए, ठीक है ना, अच्छा, ना तो मतलब 20,000 उसमें कोई का। ऐसा कंसर्न नहीं है ना, देखो मुझे मैं तो लगा आपको क्यों कह डिपार्ट रहा हूँ, मैं आपको जी, लॉजिक भी दे रहा हूँ। 20,000 का इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि 20,000 सर्विस एलिमेंट है और ई हाँ, वे बिल गुड्स के लिए। नहीं एक्चुअली अब भी ना ईवे बिल पोर्टल पे चेंज आ गया है, ये पिछले 3-4 महीने से, पहले मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था जो आपने बोला ना, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से उसमें सर्विस कंपोनेंट भी ऐड ऑन हो गया है, 99 की वो सीरीज लेता है ईवे बिल के नहीं, अंदर। सीरीज बेशक लेता, लेकिन लो में चेंजेस नहीं हुआ ना, अच्छा अच्छा, हाँ वो गुड्स के लिए लिखा हुआ है वहाँ पे, तो तो फिर हम उस चीज को गुड्स तब अभी तक उस, कंसाइनमेंट वैल्यू, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, तो वो चीज हम मानते हैं। समझ गया। ठीक है, ठीक है सर, अब थैंक यू हमारे सर। पास 10 से 15 मिनट बचे हैं सेशन के। अगर आप लोग या तो क्वेरीज कर लीजिए मेरे से 1 to 1, कोई भी क्वेरीज हो, या मैं इस सेशन को आगे लूं 10 से 15 मिनट। आप बताएं क्या सजेस्ट करते हैं, जितना मैंने पढ़ाया या इसके अलावा आपकी कोई जीएसटी की क्वेरी है, मैं वो लूं या मैं और कुछ इसमें ऐड ऑन करूं। बताएं मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के। ये देवेश शर्मा जी का तो क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, प्लीज सजेस्ट करें, बोलिए जी। किसी की क्वेरीज है तो क्वेरी लूं, नहीं तो मैं फिर ये 10-15 मिनट का जो मेरा सेशन अभी रहता है उसमें 1-2 चीजें आपको नई और बताने की कोशिश करता हूं मैं। बताएं जी, प्लीज कैरी ऑन द टॉपिक। ठीक है, चलिए 10-15 मिनट गरिमा जी और हम इस टॉपिक पे ले लेते हैं। फिर अब क्वेरी का हमारा टाइम नहीं रहेगा, हालांकि क्वेरी में साथ के साथ लेता जा रहा हूँ, तो लगभग सबकी क्वेरी और सॉर्ट आउट हो रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक चीज और आपको समझनी है कि एक पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया है। पोर्टल पर बहुत सारे नए ऑप्शन आते रहते हैं, तो आप उसे एक्सप्लोर करते रहिए कि क्या क्या चीजें नई आ रही है। पोर्टल पर एक नया ऑप्शन आया है, वो नया ऑप्शन क्या है कि जो भी जीएसटी ऑफिसर है, ठीक है ना, उनके फोन नंबर आ रहे हैं। अब सर ये फोन नंबर की हमें क्या जरूरत है? इन फोन नंबर की हमें बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप पता चले डिपार्टमेंट जाओ वो मिले ही ना, तो कई बार हमें ऑफिसर ही नहीं पता होता कि हमारा ऑफिसर कौन है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि जीएसटी ऑफिसर्स के फोन नंबर आपको दे दिए। भाई सेंट्रल का आपका ऑफिसर ये है, स्टेट का ऑफिसर आपका ये है, ये उसकी ईमेल आईडी है। तो अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप डिपार्टमेंट में विजिट ना करके पहले फोन पर कर लो, मेल पर कर लो, ठीक है ना। और अगर नहीं बात बनती है, ठीक है, तब अगर प्रेजेंट करना है तो अब आप जाओ। तो एक ये पोर्टल की बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है कि जो जीएसटी ऑफिसर्स के फोन नंबर वगैरह आपको दे दिए। ठीक है, एक ये चेंजेस भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक चेंजेस क्या है कि डीआरसी 03 है, डीआरसी 03 में ना एक फीस का जो कॉलम है, फीस के कॉलम को इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब ये सर ये वाला कॉलम क्यों इंसर्ट किया गया है, इस बात को समझ लो। होता क्या है, मैं आपको 2-3 केसेस बताऊंगा, आप कहोगे हाँ सर ऐसा हुआ है आपके क्लाइंटों के साथ भी, कि कई बार क्या हुआ है ना, जीएसटीआर 9 में लेट फीस लगनी थी, ठीक है ना, लेकिन पोर्टल ने वो लेट फीस कैलकुलेट नहीं करी और आपने डीआरसी 03 से वो लेट फीस सबमिट भी नहीं करी जब पोर्टल ने कैलकुलेट नहीं करी। तो हुआ क्या, ठीक है ना, आपकी जीएसटीआर 9 सबमिट हो गई, या कुछ ऐसा समझ लो कि आपने जीएसटीआर 9 सबमिट कर दी लेकिन अभी 9C सबमिट नहीं करी। जब आपने 9C सबमिट नहीं करी, वो लेट फाइल करी, तो एज पर सेक्शन 47 उसमें लेट फीस लगनी चाहिए, लेकिन ना तो एज ए ऑडिटर आपने रिकमेंड करा और ना ही क्लाइंट ने जमा करी। ठीक है, या ये समझ लो कि 3B में लेट फीस ज्यादा लगनी थी, वो कम लगी। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो कि भाई जीएसटीआर 1 में लेट फीस लगनी थी लेकिन अभी तक पोर्टल ने लगाई नहीं। तो कोई भी अगर ऐसा केस है,
जिसमें लेट फीस देनी थी डिपार्टमेंट को और आप लोगों ने वो लेट फीस नहीं दी, तो डिपार्टमेंट के पास पहले रास्ता ही नहीं था कि आपसे लेट फीस ले ले, ठीक है ना, क्योंकि वो लेट फीस सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती थी। तो अगर किसी की लेट फीस बनती भी थी तो डिपार्टमेंट नहीं ले पाता था, तो इन्होंने क्या करा, DRC 03 को अमेंड करा। अब ये जो DRC 03 को अमेंड करा और यहाँ पर एक लेट फीस का कॉलम इंसर्ट करा और कहा कि भाई अब आप हमें लेट फीस देना। तो अगर किसी की लेट फीस की कोई डिमांड है, ठीक है ना, ठीक है, अगर किसी की लेट फीस की कोई डिमांड है तो अब वो लेट फीस जमा कर सकता है DRC 03 से। तो इस वाली बात को देखते हुए एक नोटिस आ रहे हैं, अभी तो पहले मेल आ रही है, ठीक है, बाद में नोटिस आएंगे कि आपकी लेट फीस इतनी बनती थी और आपने इतनी जमा नहीं करी, तो आपको जमा करनी है। तो इसका क्या रिप्लाई देना, तो पहले आप अपनी कैलकुलेट करो, ठीक है, आप अपनी लेट फीस कैलकुलेट करो क्या सही में बनती थी। अगर आपकी सही में बनती थी तो उस लेट फीस को जमा कराओ, और अगर वो नहीं बनती थी, ठीक है, तो आप उसका रिप्लाई दो मेरे केस में तो नहीं बनती थी। सर नहीं, हमें तो डिस्प्यूट क्रिएट करना है। भाई अगर आपको डिस्प्यूट क्रिएट करना है, ठीक है ना, अगर आपको डिस्प्यूट क्रिएट करना है तो आप इस चीज को कह सकते हो कि भाई एक जजमेंट आई थी, उसमें लिखा था कि भाई जितनी लेट फीस पोर्टल ने दिखा दी हमारे को, या जो ड्यू डेट हमें दिखा दी, हमने तो वही ड्यू डेट मान ली। अब उसके बाद अगर ये पोर्टल चीजों को चेंज कर रहा है तो इसमें एसएससी की क्या मिस्टेक है। तो आप यहाँ पर पोर्टल के ऊपर ये चीज डाल सकते हो कि सर पोर्टल ने जब कैलकुलेट ही नहीं करी तो हम वो लेट फीस कैसे दे, ठीक है ना। तो वहां पर आप थोड़ा सा मतलब रिप्लाई डाल सकते हो, अगर आपका हैवी अमाउंट है एज पर लो तो लेट फीस लगेगी, चाहे वो बेशक पोर्टल की गलती से या गवर्नमेंट इस चीज को कुछ वेव ऑफ वगैरह अगर कर दे तो बेटर है। लेकिन ये जो DRC 03 में जो ऑप्शन लाया गया है ये पेमेंट ऑफ लेट फीस के लिए ही लाया गया है, ठीक है जी। बोलो जी, ये वाला क्लियर हुआ है? मेरी तरफ से तो अब मेरा सेशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, और मैं देख लूं, ठीक है, और कुछ आपको बताने लायक है तो। वैसे तो सेक्शन 7 जो है सप्लाई का, उसमें भी चेंजेस हुआ है, ठीक है, एक एंट्री को लिया गया है, ठीक है, तो आप इसे सेल्फ रीड कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और जो मोटा मोटी आपको बताना है, सेक्शन 129 और 30 में ये चेंजेज है कि जहां पर पहले टैक्स था वहां पर पेनल्टी वर्ड हो गया है, तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन 129 और 30 की अमेंडमेंट्स को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट्स मानी जाती है अमेंडमेंट्स, ठीक है। और शेड्यूल 2 में कंफ्यूजन थी उसे खत्म कर दिया है, तो कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये जितने भी चेंजेस थे वो मैंने आपको जर्नली सारे बता दिए, इसमें मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है। कुछ रूल्स में जो अमेंडमेंट है वो एक बार जरूर देखिएगा कि नए रूल्स में क्या क्या चीजें हुई है, सर्कुलर वगैरह मैंने बता दिया, ठीक है ना। एक नया फॉर्म, ये बस ये नोट कर लीजिए, एक नया फॉर्म आया है DRC 22A कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, प्रोविजनली अटैच हो जाती है, तो आप अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो इस नए वाले फॉर्म में, ठीक है, कि हाँ सर ये मेरी ऑब्जेक्शन है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा कन्वे कर दिया है। सर मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। सुमित जी अगर सुन रहे हैं या लोकेश जी मेरी सुन रहे हैं, सेशन मेरी तरफ से तो कंप्लीट है। अगर किसी ऑडियंस का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं ले लेता हूँ। लोकेश जी सुन रहे हैं? लोकेश जी, सुमित जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। कवलजीत सिंह जी थैंक यू जी, थैंक यू। सचिन बंसल जी नाइस सेशन सर, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सुमित जी सुन रहे हैं? लोकेश जी सुन रहे हैं? कोई पर्टिकुलर कोई और क्वेश्चन है आपका? एक चीज और मैं देख लेता हूँ, कुछ और मेरे को आपको
इंटरेस्ट कैलकुलेटर के लिए जो एडवाइजरी आई है ना 5 पेजों की, ठीक है ना, वो एक बार आप रीड कर लेना। हालांकि मैंने जो आपको शुरुआत में ही जो कैलकुलेशन बताई है उसी तरीके से वो चीजें होंगी, तो पोर्टल गलत नहीं कर रहा है किसी में भी। कभी आपको लगे कि हाँ ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में गलत कर रहा है, ऐसी कोई गलती इसमें वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपका कोई भी आप डालते हो पिछले वाले मंथ की आप डिटेल डालते हो तो उस पर इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट होगा, वो मैटर नहीं करेगा आईटीसी है या नहीं, ठीक है ना। तो सेशन को क्लोज कर सकते हैं क्या? सर बस लोकेश जी सर 1 मिनट ज्वाइन कर रहे हैं सर प्लीज। अच्छा जितेंद्र जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोकेश जी ज्वाइन कर लेंगे तब तक। जी तब सर, तक अगर किसी की क्वेरी होती है तो हम देख अगर लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो। सर अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कपिल जी से पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बस इसमें एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, ये जो नया सेक्शन है 1 जनवरी 2022 से, कि ये जो प्रोविजनली अटैचमेंट का है, ठीक है ना, सेक्शन 83 में, तो इसके ना स्कोप को बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें कुछ ही सेक्शन को कवर किया जाता था, लेकिन इसके स्कोप को बढ़ाकर इस बार ज्यादा सेक्शन इसमें डाल दिए गए। 75 वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। सेक्शन 74 में जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, उसमें भी कुछ सेक्शनों को ऐड कर दिया गया है, 122 125 को, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे इस वाले सेक्शंस को प्रॉपरली, तो ये लिखा हुआ है इन सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इन एक्सप्लेन क्लोज दिस द वर्ड्स सेक्शन 122 125 द वर्ड्स फिगर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। मतलब पहले 4 सेक्शन आते थे, अब इसकी जगह पर 2 है। मतलब इन दोनों सेक्शनों में, ठीक है, जो प्रोसीडिंग्स होगी, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ इसमें कि क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन। पहले आपको लास्ट के सेक्शन का पता होना चाहिए। एज पर एक्सप्लेनेशन 1 दिस if proceeding against main person Mr. A have been concluded under section 74। कई बार क्या होता था ना कि एक होता है मेन पर्सन, ठीक है ना, जिसका माल आ रहा जा रहा है, एक होता है कि सेकंड थर्ड पर्सन, जैसे ड्राइवर हमारा हो गया, ठीक है। देन प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑल द पर्सन मिस्टर बी सी लायबल टू पे पेनल्टी आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड सिंस 1 जनवरी 2022 प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर पर्सन जो बी और सी है इन केस ऑफ सीजर, ठीक है ना, सेक्शन 129-30 ऑफ गुड्स विल बी ट्रीटेड एज ए सेपरेट प्रोसीडिंग एंड विल नॉट डीम टू बी कंक्लूडेड। यहाँ पर आपको समझना है कि पहले क्या होता था कि अगर कोई सेक्शन 74 में लिखा हुआ होता था कि भाई अगर एक व्यक्ति पर हमने पेनल्टी लगाई मेन पर्सन पर, ठीक है, मान लो जिसका माल था, और एक था हमारा ड्राइवर, ठीक है ना, तो अगर हमने मेन पर्सन के ऊपर किसी प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर दिया तो जो वो ड्राइवर है, ठीक है ना, जो मतलब कि सेकंड थर्ड पार्टी है, तो उसे भी कंक्लूड माना जाएगा। लेकिन अब इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। अगर सेक्शन 129-30 में कोई प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें सेक्शन 74 भी चल रहा है, तो इन दोनों की प्रोसीडिंग अलग अलग मानी जाएगी। सेक्शन 74 की अगर प्रोसीडिंग खत्म हो जाती है तो हम उसे सेक्शन 129 और 30 की प्रोसीडिंग खत्म नहीं मानेंगे। ये यहाँ पर इन्होंने इस चीज को बोला है, ठीक है जी। ये वाला सेक्शन 74 अगर आप पहले पढ़ोगे और अब वाला पढ़ोगे, इसमें दोनों में आपको चेंजेस मिलेगा, ओके ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, ठीक है ना। थैंक यू अंबिका जी, थैंक यू जी। मनोज कुमार जी कुछ पूछना है? थैंक यू निखिलेश जी।
थैंक यू बालाजी, थैंक यू जी। जितेंद्र जी आ रहे हैं? लोकेश जी? थैंक यू गरिमा जी, थैंक यू। कपिल जी सिर्फ 1 सेकंड लगेगा सर प्लीज। कोई बात नहीं। थैंक यू नीरज जी। इस मंथ में जो हाई कोर्ट की जजमेंट है ना, वो काफी आजकल इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आ रही है। एक बार उन चीजों को भी आप गो थ्रू करो। अभी जैसे एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, ठीक है, जो गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और 9 करोड़ की पेनल्टी लगाई। ठीक है, उसमें गुजरात हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट को फटकार लगाई है और डिपार्टमेंट को बोला है कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर को एक भी दिन ऑफिस में रहने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह का जो केस लो है, आप अपने जो भी नोटिस के रिप्लाईज है उसमें अच्छे से मेंशन कर सकते हो। कैसे मेंशन कर सकते हो कि भाई इस वाले केस को अगर मैं आधार बनाऊं तो इसमें सिंपली नोटिस में क्या लिख दिया गया, जो नोटिस दिया गया कि भाई क्योंकि आपने बोकस बिलिंग करी, हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, और साथ में 9 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। तो अदालत ने यही बोला, कोर्ट ने यही बोला कि जब भी आप कोई ऐसा नोटिस इशू कर रहे हो जहां पे प्रोसीडिंग्स आप कर रहे हो, तो आप क्लियर दो सारी चीजें बताओ कि इसने बोकस बिलिंग कैसे करी, कैसे नहीं। तो कई बार जब आप ASMT 10 में रिप्लाई देते हो तो कई बार आप लोगों को भी आ जाता है कि रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हो कि भाई सेटिस्फैक्ट्री कैसे नहीं है, आपको क्या डिटेल चाहिए। तो इस तरह के जो भी केसेस होते हैं हाई कोर्ट्स वगैरह के, इन केसेस को थोड़ा सा स्टडी किया करो, जिससे कि मतलब कि आपको ये पता लग जाए कि नोटिस के रिप्लाई में क्या है। जितने भी आप नोटिस के रिप्लाई देते हो उसमें जो भी आप हाई कोर्ट वगैरह के जितने केस लो डालोगे, रेलिवेंट केस लो डालोगे, उससे आपके नोटिस की जो वर्थ है, ठीक है ना, रिप्लाई की जो वर्थ है वो बढ़ जाती है। तो हमेशा इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर किया करो जब भी आप रिप्लाई करते हो किसी भी नोटिस वगैरह का। तो ये हाई कोर्ट्स वगैरह की जजमेंट जो है वो थोड़ी इसमें इंक्लूड करा करो। ठीक है ना जी। और किसी का कोई कंसर्न है तो पूछ सकता है। If anybody has any questions, please ask. सर अब लग रहा है कि GST पूरा सेटल्ड हो चुका है तो लोगों के क्वेश्चंस ज्यादा रहते नहीं अब। I think there are no more questions. जी So we'll thank Kapil ji for his wonderful deliberation on this subject, something which we all wanted to understand, because there are so many changes which has happened in GST, and he has very well explained all the changes. So thank you so much, Kapil ji, for your time which you have given and the effort which you have made in telling our audience all the issues in the changes which have been done in the GST Act. So thank you so much.
And if there are no further questions, we'll close the meeting. जी जी बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। So we'll be closing the meeting. I think there are no further questions. Thank you so जी much. ओके सर, थैंक यू, थैंक यू।